गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो सभी? उपस्थित हो जाओ फटाफट प्लीज। वेलकम, मोस्ट वेलकम। आइए, सभी के सभी उपस्थित होइए प्लीज। वेरी गुड। यस, पहला तो क्लास में उपस्थिति के साथ ही यह जरूर बताना चाहूँगा कि यस्टरडे मीन्स कल हम लोग अपनी कुछ विशिष्ट वजहों से कक्षा को समय पर आरंभ नहीं कर सके थे, और इस वजह से मैं अपने मानसिक रिदम को खोते हुए क्लास को ऑफ कर दिया था। और आज हम लोग एकदम समय पर हैं और डेली समय पर रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। कभी कभार ये जो तकनीकीगत साधन हमें धोखा दे देते हैं, उसकी वजह से अगर कक्षाएं डिस्टर्ब होंगी तो अब ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। हम क्लास रिकॉर्ड कराएंगे और फिर भी आप तक पहुंचेंगे। ओके, तो चलिए, मेरा अनुमान है कि आप सभी आज कक्षा में उपस्थित हो चुके होंगे, सभी समय पर उपस्थित हों। समय पर उपस्थिति के साथ आपसे पहला प्रश्न कि आपने जो बेसिक स्टडी के रूप में मैंने बताया था कि बेसिक कुछ टेक्स्ट बुक है, उन्हें पढ़ा या नहीं? उस टॉपिक को आपने पढ़ लिया है या नहीं? अगर पढ़ लिया तो बहुत अच्छा, और नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है तो अब कोई अपराध हो गया, बट उसे पढ़िएगा अवश्य, ताकि आपको विषय बहुत सरल और सहज रखने लगने लगे। आज हम अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक की स्टार्टिंग के साथ साथ। आज से हमारा भूगोल विषय ऑप्शनल के रूप में टॉपिक के साथ आरंभ होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक, जो आपके पास नोट बुक होगी, टेक्स्ट बुक साइड पे रखी रहने दें। आप अपनी एक नोट बुक उठाएं। सपोज पेजेस के रूप में भी आप नोट बुक रखते हैं, ना तो मेरे पास पेज पड़े हैं, न तो नोटबुक पड़ी हैं, पर फिर भी मैं दिखाकर आपसे एक उदाहरण के रूप बात करता। तो सपोज आपके पास नोटबुक है, कुछ ऐसी पेजेस के रूप में ही हो, कुछ भी हो, तो नोटबुक के पहले ही पेज में फ्रेश कॉपी होनी चाहिए। ध्यान रखना ऑप्शनल के लिए, ऐसा नहीं कि किसी भी रफ कॉपी में आप लिखेंगे। और कोशिश करिए कि ऐसी कॉपी हो जिसमें लाइन नहीं हो। देखो, कॉपी दो प्रकार की होती हैं। एक तो स्केल वाली होती है, जिसमें कुछ इस तरह से लाइंस बनी हुई होती हैं, और ये मार्जिन लाइन भी बनी होती है। एक कॉपी ये है, तो ऐसी कॉपी में नहीं लिखेंगे, बल्कि जो प्लेन पेज की कॉपी होती है, कुछ ऐसे पेज में होती है। तो इस प्रकार के विदाउट स्केल वाली कॉपी में आप लोग लिखेंगे, क्योंकि आपका जो यूपीएससी का एग्जाम है वो विदाउट स्केल वाली कॉपी में लिखा जाता है। तो जिस तरह के पैटर्न से यूपीएससी पूछता है, उसी पैटर्न में आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस में आना है। हो सकता है जिन लोगों ने अभी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की, तो थोड़ी सी उनकी लिखावट में इधर उधर ऐसा लगे कि भटकाव नजर आ रहा है, पर कोई बात नहीं है। भटकाव धीरे धीरे सुधरेगा, लेकिन कल की डेट में सुधारने का प्रयास करेंगे तो कभी नहीं सुधरेगा। आज से हमें सुधारना है। ओके, तो सभी लोग हेडिंग डालेंगे कि भूगोल एक परिचय। भूगोल लिखेंगे कुछ ऐसा, फिर एक परिचय। विषय की शुरुआत करते हैं। आज विषय की शुरुआत करते हैं। ठीक है, दे दिया हेडिंग। ध्यान से, बहुत ही सिस्टमेटिक वे पर समझना है। देखो, आज हमें अपने पहले टॉपिक को, जो कि भूआकृति विज्ञान है, आप यहां पर देख रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी है, इस टॉपिक को स्टार्ट करना है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पूर्व सबसे पहले हमें समझना है कि भूगोल क्या है। सबसे पहले समझना क्या है कि भूगोल क्या है। ठीक है, आफ्टर दैट दूसरे बिंदु के रूप में समझना है भू आकृति विज्ञान, जिस खंड को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कि भू आकृति विज्ञान क्या है, यह समझना है। तो तीसरे नंबर पर हमें समझना है कि भू आकृति विज्ञान एवं भूगर्भ शास्त्र, जिसे जियोलॉजी आप कहते हैं, भूगर्भ शास्त्र में अंतर क्या है। और फिर इसके बाद हम आ जाएंगे अपने पाठ्यक्रम के विषय वस्तु में। तो पाठ्यक्रम की विषय
वस्तु, कुछ ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे। एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए शुरू से लास्ट तक कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रश्न उठता है सर्वप्रथम कि व्हाट इज ज्योग्राफी। अभी थोड़ी देर तक कुछ नहीं लिखेंगे, केवल मुझे सुनेंगे। भूगोल क्या है? हालांकि जीएस में तो आप सब लोगों ने मुझसे अवश्य सुना होगा, बट ऑप्शनल के रूप में भी आप मुझसे सुने, यहां पर जाने, ऑप्शनल के रूप में भी सुने। देखो ध्यान से, भूगोल अगर शाब्दिक व्याख्या के रूप में देखा जाए, शाब्दिक व्याख्या के रूप में, तो आप सभी के सभी जानते हैं इंग्लिश में इसे हम ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। और ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है, दो लैटिन वर्ड्स के मेल से बना है। एक तरफ शब्द है जियो, तो दूसरे तरफ शब्द है ग्राफी, ग्राफी। जहां जियो का मतलब होता है पृथ्वी, मीन्स द अर्थ, द अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। वर्णन करना मतलब स्टडी, वर्णन करना मतलब एनालिसिस करना, है ना। तो यहां पर ग्राफी का मतलब है स्टडी। ग्राफी का मतलब क्या होता है मित्रों? स्टडी, मीन्स द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी। क्या हो जाता है? द स्टडी ऑफ द अर्थ क्या कहला जाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। कि पृथ्वी का अध्ययन ही, अध्ययन या अध्ययन का विषय ही भूगोल कहलाता है। अर्थात हमारा पृथ्वी अपने आप में अगर शाब्दिक व्याख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये अपने आप में भू विज्ञान कहलाएगा। अपने आप में परिभाषा के रूप में पृथ्वी को क्या कहेंगे? भू विज्ञान कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। पर कैसा अध्ययन करना है? ग्राफिक्स के रूप में अध्ययन करना है, एनालिटिकल स्टडी करना है। और जब किसी विषय वस्तु की एनालिटिकल स्टडी की जाती है तो उस विषय वस्तु को हम विज्ञान या विज्ञान के तुल्य रखते हैं। इसमें हम कारण कार्य संबंधों की व्याख्या करते हैं। जब भी हम ग्राफी में अध्ययन करते हैं तो कैसे हम इसमें बोलते हैं कि कॉज क्या है और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। कैसे इसका अध्ययन किया जाता है कि किसी भी परिघटना का कारण क्या है और कारण का परिणाम क्या है, कारण का परिणाम क्या है। अर्थात ये विषय अपने आप पर तर्कों पर आधारित है, साक्ष्यों पर आधारित है। तो तर्क कैसे? वैज्ञानिक तर्क। तर्क कैसे? वैज्ञानिक, ना कि आध्यात्मिक तर्क। साक्ष्य कैसे? वैज्ञानिक साक्ष्य, ना कि कोई धार्मिक साक्ष्य। तो ये पूरा का पूरा विषय वैज्ञानिक तर्कों पर, वैज्ञानिक साक्ष्यों पर, वैज्ञानिक कारणों पर आधारित है, अवलंबित है। इस पर अवलंबित होने की वजह से ही इसे हम कैसा नाम दे सकते हैं? इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम भू विज्ञान का नाम देते हैं। अर्थात यह जियो साइंस है। भूविज्ञान अगर इसे हम कहेंगे तो क्या कह सकते हैं कि हमारा भूगोल अपने आप में जियो साइंस है मित्रों। क्या है मित्रों? अपने आप में ये जियो साइंस है। ये शाब्दिक व्याख्या है। पर शाब्दिक व्याख्या के बाद इसका वास्तविक वर्णन भूगोलवेत्ताओं ने किस रूप में किया? देखो ध्यान से, अभी तो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा नहीं है और पढ़ाया भी नहीं है आपको कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस को देखें। गुड मॉर्निंग, बट सर मैं लाइनिंग वाली नोटबुक ले आया हूं, उसमें लिख सकता हूं? कोई बात नहीं, अभी लिख लो, अभी लिख लो, ठीक है ना। ले आए हो, पर दोबारा से अब ऐसा मत करना, अभी तो कई कॉपी लगेंगी। सर मैं अंडर एज हूँ, 2025 में मुझे एग्जाम देना है, तो सर मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे उतने समय तक क्या? अभिषेक क्या पूछना चाहते हो मेरे दोस्त? पढ़ना शुरू करो। 2025 के लिए बहुत अधिक टाइम थोड़ी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन में 2 से 3 वर्ष का समय तो लग ही जाता है। अंकित ने पूछा फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है? जीएस वाली बातें वहीं की वहीं शुरू कर दिया अंकित। ऐसा आपको लगता है कि एक भी शब्द नहीं बताऊंगा?
एक एक शब्द बताऊंगा, ध्यान रखना, कुछ भी शेष नहीं रहेगा, बस सुनो ध्यान से। इस कक्षा की गरिमा और मर्यादा अपने आप में इतनी ही है कि हर एक बात बताता हूं मैं, पर विद्यार्थियों को पेशेंस के साथ जानना भी होता है। हर बात बताता हूं और लास्ट तक रुकना है, क्योंकि लास्ट तक रुकते हुए आप लोगों को डेली मैं सारे के सारे न्यूज़पेपर्स में जहां आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड खबर होगी वो न्यूज़पेपर्स भी लेकर आऊँगा। जैसे आज हिंदू पेपर लेकर आया, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पेपर लेकर आया, किसी दिन इंडियन एक्सप्रेस लेकर आऊँगा। जो भी अखबार जहाँ जो महत्वपूर्ण खबरें होंगी उन सारी खबरों को बताऊँगा कि ये खबर आपके किस टॉपिक से रिलेटेड है, आपको किस तरह से अपने टॉपिक से जोड़कर पढ़ना है। और अब समय आ गया है कि खबरों को टॉपिक के साथ जोड़ने की स्थिति को जानना शुरू कर दो। बाकी जोड़ोगे तो तब जब टॉपिक पढ़ा जाएगा, बट शुरू कर दो। इसीलिए अब डेली मैं इस काम को भी क्लास के लास्ट क्लास के लिए आपके लिए प्रैक्टिस में रखूंगा हर बात। पर खैर आते हैं यहाँ पर। अब विशाल ने अपने से जवाब दिया कि भूगोल के जनक रेटजल महोदय, ये सब मत करो दोस्तों, गलत दिशा में चले जाओगे और गलत जानकारी में चले जाओगे। अब कई बच्चों ने पढ़ा होगा इरेटोस्थनीज हैं, कुछ ने पढ़ा होगा कुछ और, किसी ने हिपार्कस पढ़ा होगा, कुछ ने हिकैटियस पढ़ा होगा। तमाम प्रकार की बातें आप पढ़े होंगे और मुश्किलों में फंसेंगे। अगर मुश्किलों में फंसेंगे तो फिर उसके जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। इसीलिए जब मैं बोल रहा हूं तो ध्यान से पहले सुनते जाएंगे। अगर कोई बात शेष रह जाए तो फिर पूछिएगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। बंद करता हूं कमेंट्स देखना, अब लास्ट में कमेंट्स आएगा, कोई कमेंट्स अब बीच में नहीं लूंगा। तो मैंने कहा कि पृथ्वी एक भूगोल एक भूविज्ञान है, लेकिन यहीं से मित्रों प्रश्न शुरू होता है कि पृथ्वी अगर भूविज्ञान है तो क्या केवल भूमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए? इसमें क्या केवल भूमंडल का अध्ययन किया जाना चाहिए? तो यहां पर भूमंडल से आशय क्या है? यहां पर भूमंडल से आशय क्या है? तो विद्वानों ने, भूगोल वेत्ताओं ने स्पष्ट रूप से इस बात को समझाने का प्रयास किया कि भूमंडल 3 मुख्य घटकों से मिलकर बना है, जिसे आप स्थल मंडल कहते हैं पहले घटक को, दूसरे घटक को आप वायुमंडल कहते हैं, तीसरे घटक को आप जल मंडल कहते हैं। इन 3 मंडलों से मिलकर बना है भूमंडल, अर्थात इनके अध्ययन के विज्ञान को ही भूगोल कहा जाता है। इनके अध्ययन के विज्ञान को ही भूगोल कहा जाता है। तो आगे कुछ पर्यावरणवादी भूगोलवेत्ता इस विचार को रखते हैं कि अगर ये 3 मंडलों का अध्ययन भूगोल का उद्देश्य होता तो इसके साथ साथ एक चौथे मंडल का उद्देश्य भी जुड़ना चाहिए, जिसे आप जैव मंडल के रूप में जानते हैं। इनिशियली मैंने एक वेन डायग्राम के माध्यम से समझाने का भी प्रयास किया था कि जहां पर ये तीनों के तीनों मंडल आनुपातिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर मिलते हैं, वहां जीवों का विकास होता है और जहां जीव पाया जाता है उसे हम लोग बायोस्फेयर के नाम से जानते हैं, उसे हम जैव मंडल के नाम से जानते हैं। और विषय वस्तु, भूगोल का वह विषय वस्तु जिसमें इन 4 मंडलों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम भौतिक भूगोल के नाम से जानते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के नाम से जानते हैं। तो आरंभ में दुनिया के स्तर पर जब भूगोल का विषय के रूप में विकास हुआ, कहानी को केवल कान में सुनते जाओ, मैं उसे सिस्टमेटिक करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुनो ध्यान से फिर से। शाब्दिक व्याख्या हमने किया तो ये जियो प्लस ग्राफी शब्द था। जियो प्लस ग्राफी का मतलब था पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय। तो पृथ्वी का कैसा अध्ययन? एनालिटिकल अध्ययन, जिसमें कारण कार्य संबंधों की विवेचना की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक साक्ष्यों एवं तर्कों की बात की जाती है। चूंकि इसमें कारण कार्य संबंध हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य एवं
तर्क की बात आती है, इसका मतलब है कि ज्योग्राफी अपने आप में क्या हो गया? भूविज्ञान हो गया, जियो साइंस हो गया। क्या हो गया मित्रों? भूविज्ञान हो गया, जियो साइंस हो गया। और इसी जियो साइंस के अंतर्गत मैंने बताया कि अध्ययन हम बेसिकली करते किस बात का है? तो भूमंडल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भूमंडल का अध्ययन, जिसे जियोस्फीयर आप कह सकते हो। तो जियोस्फीयर का अध्ययन करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर जियोस्फीयर में किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन किया जाएगा? तो जियोस्फीयर के अंतर्गत स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल एवं जैव मंडल का अध्ययन करते हैं, जिन्हें प्रकृति ने उत्पन्न किया है, जो प्रकृति का उत्पाद्य है, जो प्रकृति की क्रियाओं का परिणामी है। इसीलिए इस पूरे के पूरे खंड को भौतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, थोड़े समय बाद यह देखने को मिला कि भूगोल का मतलब ही हो गया भौतिक भूगोल। भूगोल का मतलब क्या हो गया? भौतिक भूगोल हो गया। कई ऐसे विद्वान हैं, हम रिस्टोफेन से लेकर, हॉटशोन से लेकर, रैटजल, इमैनुअल कांट, वेरेनियस एंड टॉलेमी से लेकर, अगर हम ग्रीको रोमन परंपरा में होमर, हिकैटियस, हिपार्कस, पेसिडोनियस, मिला, टॉलेमी, एरिस्टोटल तथा प्लेटो जैसे विद्वानों को देखें, अनेक्सिमेंडर जैसे विद्वानों को देखें, तो इन सभी लोगों ने आरंभ में भूगोल विषय के अध्ययन का मूल विषय वस्तु भौतिक भूगोल को ही बताया है। भौतिक भूगोल को बताया कि यह अध्ययन भूगोल में भौतिक भूगोल के पक्षों का ही किया जाना चाहिए। आपको यह भी बता दूं मित्रों कि जब विषयों का विभाजन किया जाना था, पुनर्जागरण काल या नव जागरण काल के उपरांत, तो विषयों का विभाजन किया जाना था, तो पहले उससे पूर्व की बात को समझें। उससे पूर्व सारे के सारे विषय एक साथ पढ़े जाते थे, लेकिन नवजागरण या पुनर्जागरण काल के उपरांत जब विषयों का विभाजन किया जाना था, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आया कि भूगोल विषय अगर बनाया जाए तो उसमें पढ़ाया क्या जाएगा। समझना यहां पर कि भूगोल विषय अगर बनाया जाए तो आखिर भूगोल में पढ़ाया क्या जाएगा। तो भूगोल बोलता है आरंभ में, या भूगोल के विद्वान आरंभ में बोलते हैं कि मेरे अंदर स्थल मंडल का अध्ययन कराएंगे, जल मंडल का अध्ययन कराएंगे, वायुमंडल का अध्ययन कराएंगे, जैव मंडल का अध्ययन कराएंगे। तो मित्रों, दूसरे सुनने वाले लोग खूब ठहाका लगाकर हंसते हैं, बोलते हैं, रे बुद्धू। किसको बोलते हैं? भूगोल वाले को बोलते हैं। तुझे यह समझ में नहीं आता कि जिसे तू स्थल मंडल कहता है कि मेरे अंदर स्थल मंडल का अध्ययन कराया जाएगा, तो स्थल मंडल को पढ़ने के लिए तो पहले से एक विषय बना है जिसे आप भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। स्थल मंडल का अध्ययन इसमें हम कर लेते हैं, तो तेरी कोई जरूरत नहीं है, तेरी कोई जरूरत नहीं है। जिसे तू वायुमंडल कहता है कि मेरे अंदर वायुमंडल का अध्ययन कराया जाएगा, तो वायुमंडल का अध्ययन, एटमॉस्फेयर का अध्ययन पहले से ही जलवायु विज्ञान है अपने आप में, तो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत कराया जाता है। तो तू ये बता कि तेरे अंदर फिर क्या नई बात पढ़ाई जानी है, तो तेरा कोई मतलब नहीं है। तो तीसरा, जिसे तुम जल मंडल कह रहे हो, हाइड्रोस्फीयर कह रहे हो कि मेरे अंदर जल मंडल का अध्ययन कराया जाएगा, तो पहले से ही ओशन साइंस, पहले से ही क्या पढ़ा जा रहा है? ओशन साइंस पढ़ा जा रहा है, समुद्र विज्ञान पढ़ा जा रहा है। ये अपने आप में अलग से एक विषय है, अलग से एक शोध का विषय है। तो तू अलग से क्या पढ़ाएगा? भूगोल। तो इसका मतलब तू ये तीनों कुछ नहीं पढ़ा रहा, इन तीनों को ही मिला करके एक नया विषय बना रहा है। तो ऐसे किसी विषय की जरूरत नहीं है। और जिसे तू जैव भूगोल का नाम देता है, जैव भूगोल का नाम देता है, वह तो पहले से ही
ही, मतलब ज्ञान के विकास के आरंभ से ही पर्यावरण विज्ञान के रूप में पढ़ा जा रहा है। तो जब पर्यावरण विज्ञान पहले से ही है जिसमें इस खंड को पढ़ाते हैं, तो इसकी भी तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कि तेरे पास पढ़ाने के लिए कुछ नया है ही नहीं, तेरे पास जानकारी के लिए कुछ नया है ही नहीं, तो तेरे जैसे विषय की कोई जरूरत नहीं है। तो तू दुनिया से हट जा, तेरा कोई स्थान दुनिया में पढ़ने की दृष्टि से नहीं होगा, पढ़ने की दृष्टि से नहीं होगा। इस तरह से लोगों ने भूगोल को दुनिया से, अध्ययन की परिपाटी से ही बाहर करने का प्रयास किया। एक समय आया, क्यों? क्योंकि भूगोल अपनी परिभाषा में कहता था कि मेरा उद्देश्य भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है। केवल इस विषय के वजह से ही इसे इतनी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि इसे अध्ययन के विषय के रूप में लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। आपको बता दूं, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लुंड विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों ने भूगोल को विषय की सूची से ही एक समय विशेष पर बाहर कर दिया। अब मित्रों, पाश्चात्य जगत में ही इस विषय का विकास हुआ और इसे विषय की सूची से बाहर कर दिया, तो इसे बहुत बुरा लगा। भूगोल रोया, भूगोल बिलख बिलख कर रोया। तो भूगोल वेत्ताओं ने यहां से एक नई परिपाटी विकसित की और कहा कि स्थल मंडल का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र में करते होगे, ये बात सत्य है। वायुमंडल का अध्ययन जलवायु शास्त्र विज्ञान में करते होगे, जलमंडल का अध्ययन समुद्र विज्ञान में करते होगे, ये बात सत्य है। लेकिन यह सभी के सभी खंड मानवोपयोगी कैसे हैं? क्या इन्होंने कहा कि मानवोपयोगी कैसे हैं? मानवोपयोगी दो शब्दों के मेल से बना है, मानव के लिए उपयोगी। इसकी बात मैं करता हूं। इसकी बात कौन करता है? इन्होंने क्या कहा? भूगोल ने क्या कहा कि इसकी बात मैं करता हूं। कौन करता है? बात मैं करता हूं, भूगोल करता है। इन्होंने कहा कि आप जब इन विषयों में इनका अध्ययन करते हैं तो ये बड़ा ही अमूर्त और बड़ा ही अरुचिकर हो जाता है। लेकिन अगर मैं किसी खंड की बात करता हूं, सपोज मैं पर्वत की बात करता हूं, तो पर्वत मानव के लिए हितकर कैसा है, मानव के लिए लाभकारी कैसे है, मानव के लिए उपयोगी कैसे है, मैं यह भी बताता हूं। मैं अगर नदी पढ़ाता हूं तो नदी के कारण को तो समझाता ही हूं, नदी के विस्तार और नदी के प्रवाह क्षेत्र को तो समझाता ही हूं, बल्कि इसके साथ साथ मैं यह भी बताने की कोशिश करता हूं कि नदियों का मानव जीवन के संदर्भ में उपयोग किस किस प्रकार से है। मीन्स किसी भी भौगोलिक परिघटना को मैं अमूर्त रूप में, अनुपयोगी रूप में अध्यापन का कार्य नहीं कराता, बल्कि उसका अध्ययन उपयोगिता परक दृष्टिकोण से कराता हूं। तो जैसे ही बात उपयोगिता परकता की आई, जैसे ही बात यूटिलिटी की आई, भूगोल को एक नए और सर्वोपरि विषयों की श्रेणी में रखा गया। मेरे दोस्तों, भूगोल की महत्ता को समझो। भूगोल को कैसे रखा गया? एक नए विषय और सर्वोपरि विषय के रूप में रखा गया, जिसमें आज दुनिया में सर्वाधिक अनुसंधान हो रहे हैं। आज आपको बता दूं कि दुनिया में सर्वाधिक अनुसंधान, रिसर्च का जो विषय है वह कौन सा है? भूगोल है। इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो अब आगे की बात करते हैं कि यह विषय कैसा है। यह विषय है जो चीजों को मानवोपयोगी बताता है। किसी भी खंड का अध्ययन करना है, यह कहता है कि मेरा उद्देश्य वायुमंडल का अध्ययन
मेरा उद्देश्य स्थल मंडल का अध्ययन या जल मंडल का अध्ययन करना वहीं तक है जहां मानव की उपयोगिता या कि साबित हो रही है या कि साबित होने की संभावना है। अगर किसी भौगोलिक प्रदेश का महत्व मानव जीवन के संदर्भ में नहीं है, अगर वहां ना तो कोई मानव जाति निवास करती है एवं ना ही उस स्थान विशेष का महत्व मानव जाति के लिए है, तो वो मेरे अध्ययन का विषय वस्तु भी नहीं है। मैं उसे नहीं पढ़ना चाहता। उदाहरण से समझाना चाहूंगा मित्रों, अगर दुनिया के सारे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, द्वीप भूगोल विषय में अध्ययन का विषय वस्तु होते तो उन सारे का अध्ययन आपको करना पड़ता, बट नहीं, उन सबको आपको पढ़ना पड़ता। लेकिन नहीं, भूगोल यहां आपको सीमित करता है। और सीमित कैसे करता? आपके लाभ की दृष्टि से सीमित करता है कि यहां आपको समझना है कि उन्हीं पर्वतों का अध्ययन करना है, उन्हीं पठारों का अध्ययन करना है, उन्हीं मैदानों का अध्ययन करना है, उन्हीं द्वीपों का अध्ययन करना है जिनकी उपयोगिता मानव जीवन में है। समझ पा रहे हो मेरी बात कि नहीं? जिनकी उपयोगिता मानव जीवन में, हम उसी को पढ़ेंगे। जैसे हिमालय को तो पढ़ेंगे, परंतु हिमालय से भी लंबी पर्वत श्रृंखला ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन है, उसका अध्ययन क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ट्रांस अंटार्कटिका माउंटेन आज मानव जाति के लिए उपयोगी नहीं है। समझ गए आप मेरी बात कि नहीं? कुल मिलाकर आपको यह जानना है कि अगर यह विषय मानवोपयोगी है तो मानवोपयोगी बनाने के संदर्भ में हम उन्हीं पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, सागर आदि का अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हैं, अन्यथा सब का अध्ययन नहीं करेंगे। अगर हम उत्तर अमेरिका पढ़ रहे हैं तो उन्हीं नदियों को पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। अगर हम चीन पढ़ रहे हैं तो हम उन्हीं पठारों का अध्ययन करेंगे जो महत्वपूर्ण है मानव जाति के लिए। ऐसा नहीं है कि हम सब के सब को पढ़ने लगेंगे तो गार्बेज ऑफ द स्टडी या गार्बेज ऑफ द नॉलेज हमारे मस्तिष्क में भर जाए, ऐसा नहीं करना है। तो भूगोल आपको यहां पर पहले तो सीमित कर देता है, और जैसे ही सीमित किया एक नई अवधारणा निकल कर आई। इमैनुअल कांट जैसा विद्वान कहता है, शब्द कान में केवल जाने देंगे, भूलेगा तो भूलने देना, मैं सब लिखाऊंगा जितनी बात महत्वपूर्ण है। इमैनुअल कांट जैसा विद्वान कहता है, इसके लाइन बोल रहा हूं। इमैनुअल कांट जैसा विद्वान कहता है कि मानव, इन्वर्टेड कामा में आपको लिखाऊंगा ये, कि मानव विहीन पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का अध्ययन अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ना हो, अर्थहीन मुहावरे की भांति है। अर्थहीन मुहावरे के भांति है। अर्थहीन मुहावरा मतलब एक कोई मुहावरा ऐसा बनाया गया हो जिसका कोई मतलब ना हो। तो क्या आप ऐसे मुहावरे को पढ़ना चाहोगे? ठीक इसी प्रकार से इमैनुअल कांट क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नाम है मित्रों भौगोलिक चिंतन में, दर्शन शास्त्र में भी इनका बहुत बड़ा नाम है, कई जगहों पर राजनीति विज्ञान में भी इनका बड़ा नाम है, क्योंकि जो पुराने विद्वान हुआ करते थे ना, वो हर क्षेत्रों में ज्ञान दिया करते थे। इमैनुअल कांट के बारे में बड़ी रुचिकर कहानियां सुनाएंगे। भूगोल तो कहानियों से भरा पड़ा है मित्रों। जीएस में आपको कहानियां नहीं सुनाते क्योंकि वहां सीमित समय में आपको बहुत सारी बातें पढ़ानी है, पर ऑप्शनल में तो आपको सबके बारे में कहानियां सुनाएंगे, खूब कहानियां सुनाएंगे, और बहुत प्रेरक प्रसंग आते हैं मित्रों, उन प्रेरक प्रसंगों को समझाएंगे। इमैनुअल कांट ने कहा कि बिना मानव के अगर पृथ्वी को पढ़ा जाए या बिना मानवीय उपयोगिता के अगर पृथ्वी के किसी खंड को पढ़ा जाए तो किसी मतलब का नहीं है, किसी अर्थ का नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम भूगोल में या पृथ्वी में अध्ययन की केंद्रीय विषय वस्तु किसे बनाया जाना चाहिए? मानव को बनाया जाना चाहिए। और यहां से भूगोल में अध्ययन का
एक केंद्रीय विषय वस्तु तो ना कहो तो एक मुख्य अंग के रूप में मानव तथा मानवीय क्रियाएं भी शामिल हो गई। तो इसी के साथ मित्रों भूगोल के अध्ययन के दो विषय वस्तु के क्षेत्र हुए। एक हो गया भौतिक भूगोल, एक क्या हो गया मित्रों, भौतिक भूगोल हो गया। तो दूसरे तरफ हो गया मानव भूगोल। मानव भूगोल का पक्ष हो गया। दो पक्ष हो गए मित्रों अध्ययन के, एक भौतिक भूगोल का पक्ष हो गया और एक मानव भूगोल का पक्ष हो गया। दो क्षेत्र हो गए भूगोल में अध्ययन के, क्योंकि सबने कह दिया कि जब तक मानव नहीं तब तक पृथ्वी किसी मतलब की नहीं, तब तक पृथ्वी का अध्ययन किसी मतलब का नहीं। भूगोल विषय की बात मैं कर रहा हूं, दूसरे विषयों की बात नहीं कर रहा हूं। और इसी संदर्भ में ध्यान से समझना कि आधुनिक जो भूगोल वेत्ता है उन्होंने किस रूप में भूगोल को परिभाषित किया। भूगोल को परिभाषित किया, भौतिक भूगोल को हम प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल को क्या कहते हैं मित्रों, प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। तो आधुनिक भूगोल वेत्ताओं ने भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा कि भूगोल मानव एवं प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों का विषय है। जो आधुनिक परिभाषा उभर कर आती है भूगोल की, वो क्या आती है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि भूगोल मानव को केंद्रीय विषय वस्तु प्रदान की गई। मानव एवं प्रकृति या प्राकृतिक घटक भी लिख सकते हैं। तो प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों के अध्ययन का विषय है। अध्ययन का विषय जिसमें से मानव एवं प्रकृति कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं। जहां बात अंतर संबंध की जाती है तो उसका अर्थ क्या होता है कि प्राकृतिक घटक मानव को कैसे प्रभावित करते हैं, तो मानवीय क्रियाएं प्रकृति को कैसे प्रभावित करती हैं। यह बात अंतर संबंध में निहित होती है। यह बात अंतर संबंध में निहित होती है कि अगर प्रकृति मानव को प्रभावित कर रही है, जैसे एक उदाहरण देता हूं प्रकृति मानव को कैसे प्रभावित करती है। सपोज किसी स्थान पर तापमान बहुत अधिक है, किसी स्थान पर तापमान बहुत अधिक है, तो तापमान से रक्षा करने के लिए हमारी त्वचा से मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन होता है। मिलेनिन पिगमेंट का सिक्रेशन होता है और हमारे बॉडी का रंग काला हो जाता है। तो अधिक गर्म तथा अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में चॉकलेटी ब्लैक रंग के लोग होंगे। तो प्रकृति ने हमको प्रभावित कर दिया। वहीं दूसरे तरफ जहां धूप की कमी है, तापमान की कमी है दोस्तों, वहां पर बॉडी को ऊर्जान्वित बनाए रखने के लिए सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करने की जरूरत होती है। तो हमारी त्वचा में प्रकृति ने लैक्टोडर्म का सिक्रेशन कर दिया। ये सब शब्द याद करवाऊंगा आपको जब प्रजातियां पढ़ाऊंगा, प्रजातियां पढ़ाते समय याद कराऊंगा। तो जो शीतोष्ण कटिबंधों में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, उनकी त्वचा में लैक्टोडर्म की अधिकता है तो उनका रंग सफेद हो गया। उनकी त्वचा फोटो रिसेप्टर का काम करती है, सूर्य किरणों के अवशोषक का काम करती है। पर जो गर्म एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र हैं उनकी त्वचा में मिलेनिन पिगमेंट की अधिकता है, जिससे वह सूर्य किरणों से उनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं उससे रक्षा हो पाए। मित्रों, तो प्रकृति ने हमारे रंग को प्रभावित कर दिया, प्रकृति ने हमारे रंग को प्रभावित कर दिया। तो दूसरी तरफ क्रिया में देखो, एक तरफ एक प्रदेश है जहां खूब मात्रा में वर्षा होती है तो मैं चावल की कृषि करूंगा। आंध्र प्रदेश में चावल की कृषि करूंगा कि नहीं करूंगा, तो वहां चावल की कृषि करूंगा। पर दूसरे स्थान पर जहां वर्षा की कमी है वहां पर मैं मोटे अनाजों का उत्पादन करूंगा। देखो कैसे प्रकृति की घटनाएं हमारी क्रियाओं को प्रभावित कर रही हैं। एक क्षेत्र है जहां बारिश बहुत अधिक मात्रा में हुई, अगर बारिश बहुत अधिक मात्रा में हुई तो निश्चित रूप से मैं चावल उत्पादित करूंगा। तो दूसरे तरफ जहां सूखा है,
जहां बारिश की कमी, वहां मोटे अनाजों का उत्पादन करूंगा, जिसे आप ड्राई फार्मिंग के नाम से जानते हैं। हमारी क्रिया प्रकृति ने सुनिश्चित कर दी। देखो दूसरी बात, अगर हम घर भी बनाते हैं, नोटिस करना, दिल्ली में अगर मेरा घर है तो उसकी रूप रंग और रचना देखना, तो ही कश्मीर में जैसे घर बने होते उनकी रूप रंग और रचना देखना एकदम भिन्न है। क्यों? क्योंकि वहां पर ठंडियों में हिमपात हो रहा होता है, तो हिमपात की वजह से लोग अपने घर की छतों को सीट की बनाते हैं और ऐसा ढाल युक्त बनाते हैं ताकि हिम फिसल कर नीचे चली जाए। परंतु दिल्ली में हिमपात नहीं है, बारिश है, बारिश की बूंदें प्रवाहित होकर छत से निकल जाए तो हल्के ढाल से युक्त छत, चिकना छत बनाया जाता है। तो हम घर भी कैसा बनाएंगे, इस क्रिया को कौन सुनिश्चित कर देता है? हमारी प्रकृति सुनिश्चित करती है। कौन सुनिश्चित कर देता है मित्रों? हमारी प्रकृति सुनिश्चित कर देती है। हमारी क्रियाओं को कौन सुनिश्चित कर रहा है? प्रकृति प्रभावित कर रही है। कर रही है, नहीं कर रही? हम किसी भी क्रिया को बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिया की बात कर रहे हैं, एक दो उदाहरण पर चर्चा कर रहे हैं और बाकी कोई बात नहीं। उदाहरण तो ढेर सारे के सारे हम उदाहरण दे सकते हैं। यहां तक कि मित्रों, हमारा खान पान, हमारा आचार विचार, हमारा व्यवहार, हमारा रहन सहन, सब कुछ प्रकृति द्वारा सुनिश्चित होता है। कैसे? एक उदाहरण बताता हूं। जैसे दक्षिण भारत में कुछ लोग रहते हैं, वो सफेद कपड़े धारण करेंगे तो सफेद शर्ट पहनेंगे और लुंगी लपेट कर रखेंगे। नोटिस किया है, नहीं किया? दक्षिण भारत में लोग क्या पहनेगा, यह कौन सुनिश्चित करता है? यह प्रकृति सुनिश्चित करता है। तो उत्तर भारत में गंगा के मैदान में, राजस्थान के मैदान में और पंजाब के मैदान में जो लोग रहते हैं वो कौन सा वस्त्र धारण करेंगे, यह भी प्रकृति सुनिश्चित करती है। पंजाबी जींस पैंट पहनेगा, पंजाब में रहने वाला, हरियाणा में रहने वाला लोग शर्ट और पतलून पहनेगा, परंतु दक्षिण भारत में रहने वाला लोग लुंगी लपेटेगा। क्यों लुंगी लपेटेगा? और आप लोगों ने तो लुंगी डांस गाना भी सुना होगा। क्यों लुंगी लपेटेगा? पी चिदम्बरम महोदय को तो देखा आपने ना। इसलिए कि दक्षिण भारतीय जलवायु अधिक तापमान वाली एवं अधिक आर्द्रता वाली है। अगर वो पैंट पतलून पहनता है तो हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। हंसिएगा मत, लेकिन वास्तविकता बता रहा हूं। हवा का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो पैरों में या अपर थाइज पोर्शन में बहुत अधिक मात्रा में घमोरियां हो जाएंगी, चमड़ी रोगग्रस्त हो जाएगी। उस रोगग्रस्तता से बचाए रखने के लिए कुछ खुले कपड़े पहनते हैं जिसमें हवा आर पार आ जा सके और हवा के आर पार होने से घमोरियां ना हो स्किन में क्या ना हो, घमोरियां ना हो। इसलिए मित्रों वहां पर कुछ ऐसे वस्त्र पहने जाते हैं। तो हम क्या पहनेंगे, हम क्या खाएंगे? दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोग जो विदेश में रहते हैं तो आप उनसे सुनोगे कि वहां तो पानी कम पीते हैं, दारू ज्यादा पीते हैं। अब फिर दूसरी बात सुनोगे, अपने यहां ही अगर पहाड़ियों की तरफ जाओगे तो एक कहावत है, बड़ी मजे की कहावत है कि सूर्य अस्त पहाड़ी मस्त। पहाड़ियों में लोग दारू पिएगा और सो जाएगा। आखिर ठंडे प्रदेशों के लोग दारू क्यों पीते हैं? तो हमारे जैसे गंगा मैदान में रहने वाले लोग पानी से ही अपनी तृप्ति क्यों करते हैं? यह भी सुनिश्चित करती है प्रकृति। ठंडा प्रदेश होगा, बॉडी के तापमान को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ लिकर्स की जरूरत पड़ती है, बट हमारे क्षेत्रों में बॉडी को तरोताजा बनाए रखने के लिए, फ्रेश बनाए रखने के लिए गंगा और उसकी सहायक नदियों का शीतल परम पवित्र जल ही पर्याप्त है। तो हम क्या पिएंगे, हम क्या खाएंगे, हम कैसे रहेंगे, हम कैसे पहनेंगे, हमारा रूप रंग क्या होगा, हम कौन सी क्रियाएं करेंगे, यह सब कुछ किसके द्वारा सुनिश्चित हो रही हैं? प्रकृति द्वारा सुनिश्चित होती हैं। प्रकृति निर्धारित करती। तो दूसरे तरफ ध्यान रखना कि मानवीय क्रियाओं से प्रकृति कैसे प्रभावित हो रही है। प्रकृति ने तो मानव की क्रियाओं को प्रभावित किया, लेकिन आज जानते हैं, आज मानव प्रकृति के समक्ष निष्क्रिय करता नहीं है। एक समय था जब इमैनुअल कांट तो छोड़िए, रेटजल की परम अनुयायी शिष्या कुमारी एलन शेम्पल ने यह कहा था कि मानव मात्र
मातृस्वरूपा, प्रकृति को मातृस्वरूपा कहा, मातृस्वरूपा विराट सत्ता के कोख में या गोद में सोए हुए शिशु की भांति है। उसे बोला कि प्रकृति मां है और हम सब उसके गोद में सोए हुए शिशु हैं। जिस तरह से गोद में या पालने में सोया हुआ बच्चा वही करता है जो मां कहती है। मां कहती है तो दुग्धपान करेगा, मां नहीं कहेगी तो दुग्धपान नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से मानव भी प्रकृति के केवल निर्देशों का पालन करता है। लेकिन मित्रों, बाद में इस विचारधारा को पलट दिया गया। संभववाद और नवनियतिवाद जैसे विचारों में यह कहा गया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानव एक सक्रिय करता है और मानव अपने बुद्धि कोश का प्रयोग कर, अपने ज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग कर अपने जीवन को अपने अनुरूप बना डालता है। वह प्रकृति तथा प्रकृति के घटकों में भी नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो मानव की क्रियाओं से प्रकृति भी प्रभावित होती है, तो प्रकृति के क्रियाओं से मानव भी प्रभावित होता है। इन दोनों की क्रियाओं के एक दूसरे की प्रभाविता के अंतर संबंधों का अध्ययन ही किसमें किया जाता है? भूगोल में किया जाता है। तो अब जाकर भूगोल अपनी पूर्णता में उभर कर विषय के रूप में आती है, जिसका उद्देश्य विशुद्ध रूप से क्या होता है मित्रों? मानव कल्याण है। ध्यान रखना, भूगोल विषय का उद्देश्य मानव कल्याण है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वेलफेयरिस्टिक सब्जेक्ट कहा जाता है। इसे कल्याणवादी विषय के रूप में भूमिका दी गई है। मित्रों, जिस विषय का उद्देश्य ही मानव कल्याण हो, और अगर आप ब्यूरोक्रेट्स बन रहे हैं, आपकी सर्विसेज का उद्देश्य ही मानव जीवन का कल्याण करना है, तो फिर अब इससे अच्छा विषय आपके लिए कोई हो नहीं सकता। लेकिन उनके लिए यह अच्छा है जिन्होंने इसकी भावना को, इसकी आत्मा को ठीक से समझते हुए पढ़ा है। समझ में आ गया मित्रों? तो यह थी भूगोल की परिभाषा और यह था भूगोल का एक परिचय, जिसे अब मैं आपकी कॉपी में लिखाने जा रहा हूं। तो लिखो, सभी के सभी लोग लिखेंगे। लिखें, यहां से आते हैं, जस्ट पहले पेज से लिखें। ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, भूगोल इन्वर्टेड कामा में भू विज्ञान है। भू विज्ञान है जिसमें पृथ्वी में व्याप्त विभिन्न स्थल रूपों का अध्ययन कारण कार्य संबंधों के रूप में कॉमा वैज्ञानिक तर्क एवं साक्ष्यों के रूप में, वैज्ञानिक तर्क एवं साक्ष्यों के रूप में, क्यों शब्द लिखेंगे? क्वेश्चन मार्क। कहां क्वेश्चन मार्क। कब क्वेश्चन मार्क। आदि का विश्लेषण
किया जाता है, किया जाता है। पूर्ण विराम लगाओ, पूर्ण विराम लगाओ। अब पैरा चेंज करते हुए लिखना है। 2-3 पैरा में सारी की सारी बातें मैं लिखा दूंगा, सारी की सारी बात लिखाएंगे, लिखेंगे। वर्तमान भूगोलवेत्ताओं ने, वर्तमान भूगोलवेत्ताओं ने प्रकृति के साथ साथ, प्रकृति के साथ साथ मानव तथा मानवीय क्रियाओं, मानव तथा मानवीय क्रियाओं की महत्ता को समझते हुए, की महत्ता को समझते हुए, समझते हुए इसे, इसे मानवोपयोगी, मानवोपयोगी कॉमा लगाएं, कल्याण परक, कल्याण परक विषय के रूप में, कल्याण परक विषय के रूप में स्थापित किया, स्थापित किया, स्थापित किया, जिससे, जिससे इसकी एक नई परिभाषा उभर कर सामने आई, जिससे इसकी एक नई परिभाषा उभर कर सामने आई। पूर्ण विराम लगाएं, पूर्ण विराम लगाएं और फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू करके लिखें, लिखें कि भूगोल, भूगोल मानव एवं, मानव एवं भौतिक प्रकृति, मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य, मध्य के पारस्परिक संबंधों, मानव एवं भौतिक प्रकृति के मध्य के पारस्परिक संबंधों, संबंधों के अध्ययन से संबंधित विषय है, के अध्ययन से संबंधित विषय है, जिसमें, विषय के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, लिखें जिसमें, जिसमें प्राकृतिक घटकों का मानव पर प्रभाव, प्राकृतिक घटकों का मानव पर प्रभाव एवं, एवं मानवीय क्रियाओं का, मानवीय क्रियाओं का, क्रियाओं का प्रकृति पर प्रभाव, प्रकृति पर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम लगाओ और पूर्ण विराम लगाने के बाद पैरा चेंज करो और लिखो परिभाषा से स्पष्ट है कि, परिभाषा से स्पष्ट है कि भूगोल, भूगोल बहुविषयी प्रकृति का, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है ना, बहुविषयी प्रकृति का, बहुविषयी प्रकृति का, प्रकृति का विषय है,
विषय है जिसकी दो मुख्य शाखाएं हैं, जिसकी दो मुख्य शाखाएं हैं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, नंबर 1 भौतिक भूगोल, तो नंबर 2 मानव भूगोल, मानव भूगोल, जिन्हें विश्व एवं भारत के संदर्भ में, पढ़ा जाता है। मोनिका ने पूछा सर ये डेफिनेशन किसके अनुसार है, तो ये स्मिथ के अनुसार है। जरूरत नहीं है कि ये नाम लिखें आप, ये स्मिथ के अनुसार है। बेसिकली ये 2016 में ही स्मिथ ने इस परिभाषा को डिफाइन किया और तब से लेकर अब यह परिभाषा सर्वोत्तम मानी जाती है, स्मिथ के अनुसार है ये, ठीक है। और रोहित ने पूछा सर क्या ये क्लास सबके लिए है, तो बिल्कुल रोहित, आज की ये कक्षा सभी विद्यार्थियों के लिए है, सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आपने दो बातें देखी कि भौतिक भूगोल का अध्ययन करना है और मानव भूगोल का। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 खंड पढ़ते हैं, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल। तो मानव भूगोल के अंतर्गत भी मानव की तमाम महत्वपूर्ण क्रियाओं का, जैसे मानव की आर्थिक क्रिया, मानव की सामाजिक सांस्कृतिक क्रिया, मानव की भू राजनैतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो यहां पर आपको देखना है कि आपने अभी केवल परिभाषा बताई और परिभाषा के आधार पर इस विषय का क्षेत्र बताया कि मुख्यतः 2 क्षेत्र हैं, एक भौतिक भूगोल है, दूसरा मानव भूगोल है। और इन दोनों का संदर्भ विश्व संबंध, इन दोनों का अध्ययन विश्व के संदर्भ में करना है और भारत के संदर्भ में करना है। तो जो पहला प्रश्न पत्र है आपका वह विश्व के भूगोल के संबंध में है, तो जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह भारत के भूगोल के संबंध में है। पहली कक्षा से ही हमने आपको पूरे के पूरे सिलेबस की एक रूपरेखा आपको दिखाई थी, जरूर जितेंद्र, जो भी होगी बातें सब इंग्लिश में लिखाया करेंगे। जो भी आगे टॉपिक से रिलेटेड बातें होंगी उन सब में इंग्लिश शब्द तो जरूर लिखाया करेंगे, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब प्रश्न उठता है, अभी भूआकृति विज्ञान में नहीं आए, तुरंत अभी आने जा रहे हैं। अब उठता है प्रश्न कि इस कल्याणवादी विषय को पढ़ने के तरीके कौन कौन से हैं, किस तरीके से इसे पढ़ा जाना चाहिए या किस तरीके से तौर तरीके से इसे पढ़ा जाता है। अध्ययन के तरीकों को कहते हैं पैराडाइम या अप्रोच। अध्ययन के तरीकों को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैराडाइम या अप्रोच कहा जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग अगर बहुत शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो प्रतिमान कहते हैं। तो सभी के सभी लोग हेडिंग देंगे भूगोल के अध्ययन के प्रतिमान, भूगोल के अध्ययन के प्रतिमान। लिख दिया, हेडिंग देना है भूगोल के अध्ययन के प्रतिमान। और यह चीज आपके आगे की दिशा दशा को और ठीक करेगी। अध्ययन के प्रतिमान, यहां मैं हेडिंग दे देता हूं, अध्ययन के प्रतिमान। प्रतिमान को इंग्लिश में पैराडाइम या अप्रोच लिख सकते हैं, प्रतिमान या तरीके। कितने तरीके से पढ़ा जाता है, तो सभी के सभी लोग सबसे पहला तरीका लिखेंगे क्रमबद्ध प्रतिमान, सिस्टेमैटिक अप्रोच। क्रमबद्ध प्रतिमान। दूसरा प्रादेशिक प्रतिमान, रीजनल अप्रोच। तीसरा पारिस्थितिक प्रतिमान।
पारिस्थितिक प्रतिमान। केवल 3 प्रतिमानों की चर्चा करनी है यहां पर। आर्थिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान, ये सब प्रतिमान हैं, बट आपको 3 प्रतिमानों की चर्चा करनी है। 3 प्रतिमानों की। सिस्टेमेटिक अप्रोच से पढ़ेंगे, रीजनल अप्रोच से पढ़ेंगे, या इकोलॉजिकल अप्रोच से पढ़ेंगे। 3 ही प्रतिमान हैं मूल प्रतिमानों में। 3 प्रतिमान। अब तीनों तरीकों को समझो दोस्तों, तीनों तरीकों को समझो कैसे 3 तरीके हैं, और पूरे भूगोल को इन 3 तरीकों से ही पढ़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखना, ये 3 तरीके मानव के जीवन के सफलता के भी 3 तरीके हैं। देखो जैसे कैसे, उदाहरण से समझाता हूं, फिर उदाहरण के बाद परिभाषा में आ जाऊंगा। जैसे मान लो मैंने आपको एक कोई वेरिएबल दिया, एक कोई चर दिया, और वो चर क्या है, ज्योग्राफिकल वेरिएबल की बात है। मान लो मैंने दे दिया आपको कि मिट्टी को पढ़ना है आपको, एक चर दे दिया हमने मिट्टी, और मैंने क्या कहा कि दोस्तों आपको मैंने ये सारा होमवर्क दिया, सपोज कि मिट्टी को पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, मिट्टी को ही ईच एंड एवरी डायमेंशन से पढ़ोगे। मिट्टी क्या है, मिट्टी के घटक क्या है, मिट्टी की संरचना क्या है, मिट्टी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या है, मिट्टी कितने प्रकार की है, दुनिया में कहाँ कहाँ किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी मिट्टी एंड केवल मिट्टी पढ़ रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड केवल मिट्टी 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 पढ़े जा रहे हैं। आप केवल मिट्टी 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 पढ़े जा रहे हैं, मिट्टी पढ़े जा रहे हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? दूसरा, मैंने एक चर दे दिया, मैंने दे दिया आपको एक चर दे दिया कि आप ऐसा करिए कि विश्व में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों का अध्ययन करिए, कोरल रीफ का अध्ययन करना है। तो आप दुनिया भर में केवल प्रवाल भित्ति पढ़े जा रहे हैं, केवल प्रवाल भित्ति पढ़े जा रहे हैं, मीन्स और कुछ पढ़ ही नहीं रहे। आपके पास एक ही चर है, और उस एक चर को दुनिया के स्तर पर आप पढ़ रहे हो, दुनिया के स्तर पर आप पढ़ रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? जैसे कहते हैं ना कि घोड़े के आंख के सामने कुछ ऐसी लगाम लगी है कि उसे केवल रास्ता दिखता है, वह उसी रास्ते पर चला जा रहा है, उसे बाकी कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता मित्रों। तो जब इस प्रकार से, ध्यान से एक ही लाइन बोलता हूं और समझ में आ जाएगा, जब इस प्रकार से किसी एक चर का अध्ययन संपूर्ण विश्व पर किया जाता है, संपूर्ण विश्व के संदर्भ में किया जाता है एक चर का अध्ययन, तो उसे क्रमबद्ध प्रतिमान कहते हैं, उसे सिस्टेमेटिक अप्रोच कहते हैं। हमने दे दिया प्लेट टेक्टोनिक, तो आप प्लेटों का अध्ययन दुनिया भर कर रहे हो। हमने दे दिया भूकंप, तो आप भूकंप का अध्ययन दुनिया भर दे कर रहे हो। हमने दे दिया ज्वालामुखी, तो आप ज्वालामुखी का अध्ययन दुनिया भर में कर रहे हो। तो इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक प्रतिमान, क्रमबद्ध प्रतिमान कहते हैं। लेकिन दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका है समझना, हमने कहा आपको बुलाया, आप सब मेरे बड़े प्रिय हैं, वैसे भी बता दूं ऑप्शनल के विद्यार्थियों से मित्रों एक अलग ही लगाव हो जाता है। आप सबको ये समझो कि हम गोद ले चुके होते हैं मित्रों, आपको हम गोद ले चुके होते हैं और आपसे बेहद प्रेम होता है। सच में बता दें, थोड़े दिन बाद आपको भी फील होने लगेगा कि ऑप्शनल के शिक्षक को विद्यार्थियों से और विद्यार्थियों को ऑप्शनल के शिक्षक से एक अलग लेवल का लगाव होता है। क्योंकि सच बताऊं मित्रों तो आपके जीवन निर्माण में मेरी बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है और होगी भी, और उसी ईमानदारी और शिद्दत का परिचय आपको अपने आप के लिए भी देना है। इसीलिए आपके लिए अलग अलग से दुनिया भर की मेहनतें करते हैं। तो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुने। एक बच्चे ने पूछा सर आप जितना पढ़ाएंगे उतना पढ़ लें तो एग्जाम क्वालिफाई नहीं, टॉप कर जाओगे कृष्णा, टॉप कर जाओगे मेरे दोस्त, यकीन रखना, भरोसे से बता रहा हूं आपको, उतना पढ़ बस लो ठीक से। तो जब आपने किसी एक वेरिएबल का अध्ययन दुनिया के स्तर पर किया तो इस प्रकार के अध्ययन के तरीके को क्रमबद्ध प्रतिमान कहा जाता है। तो दूसरा तरीका, दूसरे तरीके की ओर आते हैं। हमने क्या कहा, आपको बुलाया और आपको कहा कि ऐसा करो कि जाओ दिल्ली घूम कर आओ।
समझना, मैंने क्या कहा आपको, मैंने कोई एक चर नहीं दिया बल्कि एक स्थान दिया आपको कि आप अमुक स्थान घूम कर आओ। मैंने क्या कहा, हिमालय घूम कर आओ। मैंने क्या कहा कि मालाबार तट घूम कर आओ। मैंने आपको कहा कि आप कोरोमंडल तट घूम कर आओ। मैंने कहा आपको कि जाओ अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप घूम कर आओ। मित्रों, काश की इतना बढ़िया व्यवस्था होती कि हम सब किसी एक भौगोलिक प्रदेश में ज्योग्राफी पढ़ते हुए कम से कम 3 से 4 भौगोलिक ट्रिप बनाते, ज्योग्राफिकल ट्रिप बनाते, और आप जब मेरे साथ किसी स्थान को देखने के लिए जाते ना, तो सच कहता हूं मित्रों, किसी स्थान को देखने का नजरिया क्या होता है, पर्वत कैसे देखे जाते हैं, पठार कैसे देखे जाते हैं, द्वीप कैसे देखे जाते हैं, सब कुछ आपको कुछ इस तरह से दिखाता कि मजा आ जाता। लेकिन मैंने कहा ना कि ये निगूढ़ा अर्थ हमारे और आपके बीच आड़े हाथ आता है। ये बड़ी खर्चीली प्रक्रिया होती है मित्रों। कैसे हम सब कहते हैं ना कि कैसे हम सब इन अपेक्षाओं को पूरा कर पाएंगे, तो मैं पढ़ाकर ही सारी बात आपको समझा दूंगा और समझाता हूं। हमने कहा कि जाओ अंडमान निकोबार द्वीप घूम कर आओ, और सपोज ये अंडमान निकोबार द्वीप है। आप लौट कर आ गए, और जब लौट कर आए तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, ध्यान से सुनना। आपके पास यहां अंडमान निकोबार एक स्थान है, और अब मैं पूछूंगा जल्दी से मुझे बताओ वहां की भौगोलिक स्थिति कैसी है। आपसे क्या पूछूंगा, वहां की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताओ। जब आप भौगोलिक स्थिति के बारे में बताओगे तो मैं पूछूंगा चलो जल्दी से वहां की जलवायु के बारे में बताओ। जब आप जलवायु के बारे में बताओगे तो मैं पूछूंगा वहीं के अपवाह तंत्र या नदी तंत्र के बारे में बताओ। जब आप अपवाह तंत्र के बारे में बता दोगे तो मैं बोलूंगा चलो वहां के मृदा तंत्र के बारे में बताओ। जब आप मृदा तंत्र के बारे में बता दोगे तो मैं पूछूंगा चलो जल्दी से बताओ वहां वनस्पतियां किस प्रकार की पाई जाती हैं, तो वनस्पतियों के बारे में बताओगे। जब इतना बता दोगे तो मैं बोलूंगा वहां कृषि कैसी है, वहां पर संसाधन और कौन कौन से हैं, तो अगर संसाधन उपलब्ध हैं तो वहां पर उद्योगों का विकास कैसा हुआ है, अगर उद्योग कुछ इस प्रकार से हैं तो वहां पर परिवहन के साधन क्या क्या हैं, अगर परिवहन का साधन कुछ ऐसा है तो वहां व्यापार किस प्रकार से हो रहा है, अगर व्यापार इस प्रकार से है तो मानव का जीवन कैसा है वहां पर। अर्थात आपके पास एक स्थान था। पहले बारे में आपके पास एक भौगोलिक चर था। क्या कहा मैंने, पहले वाले में एक भौगोलिक चर था और उस चर को आपने विश्व के स्तर पर पढ़ा है दोस्तों। तो जब एक ही चर को सारे विश्व के स्तर पर पढ़ा उसे बेसिकली हम कहते हैं क्रमबद्ध प्रतिमान। लेकिन दूसरे में एक स्थान है और उस स्थान में विविध भौगोलिक चरों को एक साथ पढ़ते हो। मैंने पूछा कि भौगोलिक स्थिति बताइए तो आपने बताया कि सर ये द्वीपीय क्षेत्र बेसिकली जो वलित पर्वत श्रेणी हिमालय है, हिमालय का दक्षिणी मुड़ा हुआ भाग है जो कि अंडमान सागर से ऊपर निकलकर द्वीपों के रूप में दिखाई देता है। मैं खुश हो गया। आपसे पूछा जलवायु कैसी है तो आप बोलेंगे सर यहाँ उष्णार्ध जलवायु पाई जाती है। मुझे मजा आ गया। मैं पूछूंगा यहाँ पर अपवाह तंत्र कैसे है तो बोलोगे सर छोटी नदियाँ हैं, क्योंकि द्वीप के आकार छोटे हैं तो छोटी छोटी चंचल उच्च वेगमयी नदियाँ हैं। मुझे तो आनंद की अनुभूति हुई। तो मैं पूछूंगा मृदा तंत्र कैसा है तो बोलोगे पर्वतीय ढाल या द्वीपीय ढाल अधिक होने के कारण निच्छालित मिट्टी है सर, पर यहाँ पर सघन उष्णार्ध जलवायु में विकसित होने वाली आर्द्र पर्णपाती कुछ सदाबहार वनस्पतियों के सघन वन पाए जाते हैं। कृषि के बारे में यहाँ पर फलोद्यान कृषि की जाती है, केले और नारियल की कृषि की जाती है। संसाधनों का सैद्धांतिक आध्यात्मिक संसाधनों का अभाव है, इसलिए ऐसे विविध उद्योग यहाँ पर नहीं हैं। परंतु मत्स्य संसाधन की प्रचुरता है जिसके पैकेजिंग से संबंधित यहाँ पर औद्योगिक क्रियाएं विकसित हुई हैं। तो व्यापार मुख्य रूप से नारियल का, फलों का, मछलियों का व्यापार यहाँ पर नौकाओं के माध्यम से किया जाता है। तो मानव जीवन बड़ा ही सरल है, सुखद है और पर्यटन पर आधारित है। जब इस तरह से आपने सारी बातें बताई तो मुझे मजा आ गया और इस प्रकार के अध्ययन को ही प्रादेशिक प्रतिमान कहा जाता है।
इस प्रकार के अध्ययन को ही प्रादेशिक प्रतिमान कहा जाता है। अर्थात यहां पर मोनो वेरिएबल की बात करते हैं, बट कैसा वेरिएबल? ज्योग्राफिकल वेरिएबल। बट यहां पर मल्टी ज्योग्राफिकल वेरिएबल्स की बात की जाती है। यहां पर एक आपको स्थान होता है और उस स्थान पर तमाम तरह की बातों का अध्ययन किया जाता है, तमाम प्रकार की बातों का अध्ययन किया जाता है। तो जब सेकंड पेपर में भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो सपोज हमने उठा लिया कश्मीर घाटी और कश्मीर घाटी के बारे में हर जानकारियां इकट्ठी कर ली। हमने उठा लिया, यहां पर समझना, हमने उठा लिया मालवा का पठार और मालवा के पठार के बारे में हर जानकारी एकत्रित कर ली। हमने उठा लिया एक स्थान उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र और उसके बारे में हर जानकारियां एकत्रित कर ली। तो जब इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रादेशिक प्रतिमान कहा जाता है। और अब आप मेरे परफेक्ट विद्यार्थी हुए, जिसे मैं पीठ थपथपाता हुआ बोलूंगा कि तत्वमसि वह तुम ही हो जिसे अब सफल होना है। और जैसे मैंने कहा तत्वमसि, आपके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात वह मैं ही हूं जिसे सफल होना है। तो मित्रों, प्रतिमानों को समझो और जिस दिन प्रतिमान समझ में आया ना, उस दिन आपके अंदर से भाव पैदा होगा कि अब तो मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे सर ने भी कह दिया कि तत्वमसि वह तुम ही हो जिसे सफल होना है। तो यह तरीका होगा, तो इसे क्या कहेंगे? प्रादेशिक प्रतिमान कहेंगे। इसे हम रीजनल अप्रोच कहेंगे। तो अब अंतिम आते हैं, पारिस्थितिक प्रतिमान में आते हैं। पारिस्थितिक प्रतिमान में देखो, आप जानते हैं कि प्रकृति है, एक तरफ प्रकृति है, समझना, एक तरफ प्रकृति है मित्रों, और एक तरफ मानव है। प्रकृति है तो प्रकृति के दो प्रकार के घटक हैं, आप जानते हैं। प्रकृति के एक तरफ तो जैविक घटक हैं और दूसरे तरफ अजैविक घटक हैं। आप सभी जानते हैं प्रकृति दो प्रकार के घटकों के मेल से बनी है, जैविक घटक भी हैं और अजैविक घटक भी हैं। अब ध्यान से, अब कैसे इसे पारिस्थितिक प्रतिमान कैसे कहते हैं? प्रकृति में आप जानते हैं जैविक एवं अजैविक घटक दोनों एक दूसरे के मेल से एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। और ध्यान से, कोई भी पारितंत्र प्रदेश मानव को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, तो मानव अपनी क्रियाओं से उस पारितंत्र प्रदेश को या उस प्रकृति को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो जब मानव एवं प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन की बात की जाती है तो उसे हम पारिस्थितिक प्रतिमान कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण देने हैं यहां पर, और इस उदाहरण से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। देखो, जब तक आपने इतनी बातें की, यहां से हम इसे मिटा देते हैं, जब तक आपने इतनी बातें की, तो इतनी बातें मतलब वनस्पति तक की बातें की, तब भी ये प्रादेशिक प्रतिमान ही है मित्रों। मीन्स एक प्रदेश के तमाम भौतिक चरों का अध्ययन आपने कर लिया कि यहां पर मिट्टी कैसी है, यहां पर वनस्पति कैसी है, यहां पर समझ रहे हैं, यहां पर जीव जंतु कैसे हैं, यहां की जलवायु कैसी, यहां का अपवाह तंत्र कैसा है, सब कुछ आपने पढ़ा। यह भी प्रादेशिक प्रतिमान है कि एक ही स्थान पर तभी सभी भौतिक चरों को आपने पढ़ लिया। अभी तक तो प्रादेशिक प्रतिमान है, लेकिन जैसे ही यहां पर आप किसको प्रवेश करा दोगे? मानव को। और जैसे ही चर्चा शुरू हो जाएगी मानवीय क्रियाओं की, तो मानवीय क्रियाओं के साथ अब अध्ययन का जो तरीका है वह पारिस्थितिक प्रतिमान कहलाएगा कि मानव का पर्यावरण पर प्रभाव और पर्यावरण का मानवीय क्रियाओं पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ा है कि दोनों एक दूसरे से अगाध रूप से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हुए हैं, अगाध रूप से अन्योन्याश्रित रूप से जुड़े हैं, मतलब म्यूचुअली इंटरैक्टेड हैं। प्रकृति जो प्रदान की मानव वही किया, मानव ने जो किया प्रकृति ने उसमें सपोर्ट किया। जब इस प्रकार के अन्योन्याश्रयी संबंधों को पढ़ा जाता है तो मित्रों उसे क्या कहा जाता है? उसे
पारिस्थितिक प्रतिमान का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? पारिस्थितिक प्रतिमान का नाम दिया जाता है। तो भूगोल का, संपूर्ण भूगोल का अध्ययन मित्रों इन्हीं 3 प्रतिमानों या इन्हीं 3 तरीकों से किया जाता है। तो लिखो सभी के सभी। नंबर वन क्रमबद्ध प्रतिमान। क्रमबद्ध प्रतिमान, सिस्टेमेटिक अप्रोच। अगाध का मतलब डीप, कुरैशी, अगाध का मतलब डीप होता है। मुझसे आपको और आपको मुझसे, नहीं, मुझसे आपको और मुझे आपसे अगाध प्रेम है, मतलब डीप लव, डीप की बात आती है। ठीक है ना? ओह, सर्वेश ने लिखा, तमाम बच्चों ने, रुद्र, कुरैशी, सभी बच्चों ने, ओह सभी वेरी गुड। शक्ति, आपके भी प्रश्न को देख लिया। महोदय जी, आप तो रूह रूह में एक अलग ही ज्योति जगा दी कि मानो फर्स्ट रैंक लाने में कोई नहीं रोक सकता। सर्विस, सच कहता हूं यार, मेरे रोए खड़े होते हैं। पढ़कर तो एक बार देखो, हर एक प्रश्न का जवाब ऐसा शानदार लिखने का तरीका दूंगा अगर आप करोगे बस, कि कोई नहीं रोक सकता। सर, आपसे पढ़ने के बाद आप जैसे ज्ञानी बन जाएंगे तो क्या आईएएस बनने के बाद भी आपसे मिल सकेंगे? पक्का अभिषेक, 100%। ओके कुरैशी, मोस्ट वेलकम मेरे दोस्त, मोस्ट वेलकम। सभी के सभी दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पढ़ो तो आप शानदार तरीके से, और ना केवल पढ़ो बल्कि पढ़ाओ भी लोगों को, पढ़ाओ भी लोगों को, अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ। पढ़ो दोस्तों, ठीक है? तो चलो आओ यहां पर लिखो, पहला क्रमबद्ध प्रतिमान, इंग्लिश में सिस्टमेटिक अप्रोच। इंग्लिश बोलूंगा पक्का पक्का। सिस्टमेटिक प्रतिमान लिखोगे, इसमें लिखो कि विषय को इस तरीके से पढ़ते समय, किस तरीके से मतलब क्रमबद्ध, विषय को इस तरीके से पढ़ते समय, इस तरीके से पढ़ते समय किसी एक भौगोलिक चर की विवेचना, एक भौगोलिक चर, मोनो ज्योग्राफिकल वेरिएबल, किसी एक भौगोलिक चर का अध्ययन पूर्णता से संपूर्ण विश्व के स्तर पर, संपूर्ण विश्व के स्तर पर किया जाता है, संपूर्ण विश्व के स्तर पर किया जाता, अर्थात यह इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, इंग्लिश में एक शब्द लिखेंगे, टॉपिकल इन नेचर, टॉपिक शब्द से बना, टॉपिकल इन नेचर। क्या लिखोगे? टॉपिकल इन नेचर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, मतलब प्रकृति से कैसा होता है, टॉपिक वाइज टॉपिक होता है, टॉपिकल इन नेचर होता है, टॉपिकल इन नेचर होता है, नेचर होता, पूर्ण विराम लगाओ, जैसे मिट्टी, वनस्पति, भूकंप आदि जैसे विषय बिंदुओं का वैश्विक अध्ययन, एक कोई विषय बिंदु लिया और पूरे विश्व के स्तर पर पढ़ा, वैश्विक अध्ययन, पूर्ण विराम लगाकर प्रथम प्रश्न पत्र, आगे जानकारी भी छुपी होनी चाहिए, प्रथम प्रश्न पत्र, फर्स्ट पेपर, प्रथम प्रश्न पत्र इसी तरीके से पढ़ा जाता है। अब चक्रवात पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर में चक्रवात ही पढ़ेंगे, वायुमंडल पढ़ रहे हैं तो केवल वायुमंडल का अध्ययन करेंगे, समुद्र पढ़ रहे हैं तो दुनिया भर के केवल समुद्र को पढ़ेंगे, लवणता पढ़ रहे हैं तो केवल लवणता पढ़ेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन इसी तरीके से किया जाता है। पूर्ण विराम लगा दो,
पूर्ण विराम। अब दूसरा लिखो, प्रादेशिक प्रतिमान, रीजनल अप्रोच। रीजनल अप्रोच। अरे दोस्तों, मेरे प्यारे मित्रों, भूगोल ऑप्शनल लोग पढ़ डालते हैं, उन्हें भूगोल समझ में नहीं आता, भूगोल की प्रकृति क्या है, भूगोल पढ़ा कैसे जाना चाहिए, लोगों को यह पता नहीं होता। ये क्या तरीके, धिक्कार है पढ़ाने वाले को और धिक्कार है पढ़ने वालों को, दोनों को। आपको हर एक बात पता होनी चाहिए। तो क्या लिखा आपने, प्रादेशिक प्रतिमान, रीजनल अप्रोच। लिखो, यह इन्वर्टेड कामा में मल्टी टॉपिक इन अ रीजन। इन अ रीजन का मतलब एक प्रदेश में, मल्टी टॉपिक मतलब बहुत सारे टॉपिक। यह इन्वर्टेड कामा में मल्टी टॉपिक इन अ रीजन, इन अ रीजन, इन्वर्टेड कामा क्लोज करो, के रूप में पढ़ा जाता है। मल्टी टॉपिक इन अ रीजन के रूप में पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। अर्थात किसी एक भौगोलिक प्रदेश में, किसी एक भौगोलिक प्रदेश में विविध भौगोलिक चरों का अध्ययन, विविध भौगोलिक चरों का अध्ययन एक साथ करना, एक साथ करना। ये मल्टी टॉपिकल इन नेचर है, मतलब बहुत सारे टॉपिक एक ही स्थान पर पढ़ेंगे। बट पहला वाला क्या था, टॉपिकल इन नेचर था, मतलब एक टॉपिक का अध्ययन करना था। समझ में आई मेरी बात की नहीं, समझ में आई मेरी बात की नहीं। जैसे में क्या लिखा, जैसे, अब कोई एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे प्रायद्वीपीय भारत, जो हमारा भारत का प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक अवस्थिति, स्थिति और अवस्थिति में क्या अंतर है यह भी समझाऊंगा। भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु, अपवाह तंत्र का मतलब नदी तंत्र, ठीक है ना। जलवायु, अपवाह तंत्र, मृदा एवं वनस्पतियों आदि का अध्ययन एक साथ किया जाना, एक साथ किया जाना। पूर्ण विराम। अभी इसका उदाहरण नहीं लिखा है, भारत के भूगोल में पढ़ेंगे कि नहीं। अब दूसरे तीसरे को भी लिखाते तब जाकर लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब तीसरा बिंदु लिखो, पारिस्थितिक प्रतिमान। पारिस्थितिक प्रतिमान, इकोलॉजिकल अप्रोच। लिखो, जब भूगोल का अध्ययन मानव एवं प्रकृति के मध्य, जब भूगोल का अध्ययन मानव एवं प्रकृति के मध्य के अंतर संबंधों के रूप में, किया जाता तो इसे पारिस्थितिक प्रतिमान कहा जाता है।
पारिस्थितिक प्रतिमान कहा जाता। पूर्ण विराम लगाकर अब लिखेंगे एक बड़ी महत्वपूर्ण लाइन, लिखें भारत के भूगोल का अध्ययन, जो सेकंड पेपर है पूरा का पूरा, भारत के भूगोल का अध्ययन, भारत के भूगोल का अध्ययन प्रादेशिक एवं पारिस्थितिक प्रतिमान, प्रादेशिक एवं पारिस्थितिक प्रतिमान के तहत करते हैं, के तहत करते हैं। जैसे शानदार उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो कि मैंने सभी कुछ पढ़ाया आपको हिमालय के बारे में, हिमालय के बारे में, तो हिमालय में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, देखना क्या पढ़ा आपने, उत्पत्ति पढ़ोगे आप हिमालय की, उत्पत्ति के बाद इसका हिमालय का विस्तार एवं विकास पढ़ोगे, विस्तार एवं विकास पढ़ोगे, फिर हिमालय की विशेषताएं पढ़ोगे ना, विशेषताएं, तो तमाम प्रकार की विशेषताएं में भौगोलिक विशेषताएं सबसे पहले होंगी, भौगोलिक विशेषताएं, तमाम भौगोलिक विशेषताएं, अपवाह तंत्र, जल स्रोत, जलवायु और सब कुछ पढ़ा आपने। फिर इसके बाद ध्यान से आप इसका जलवायविक महत्व आपने पढ़ा, फिर आपने हिमालय का सामरिक महत्व पढ़ा, ये कैसे हमारे लिए उत्तर में रक्षा दीवार की भांति, संतरी की भांति, प्रहरी की भांति खड़ा है, तो सामरिक महत्व पढ़ा आपने। हिमालय का पारिस्थितिक महत्व आपने पढ़ा, हिमालय का पारिस्थितिक महत्व पढ़ा, हिमालय का आपने आर्थिक महत्व पढ़ा आपने, हिमालय का आपने सामाजिक महत्व पढ़ा आपने। तो ये जब आप पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार से जो अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास एक ही चर था, चर मतलब राज सिंह इकाई, कोई एक भौगोलिक इकाई था, और आपने उसी भौगोलिक इकाई के संदर्भ में तमाम प्रकार की बातें की। और जब ये तमाम बातें कर रहे हैं तो मानव के संदर्भ में रक्षा दीवार की भांति है, मतलब भारत की रक्षा कैसे कर रहा है, पारिस्थितिकी महत्व उसका कैसा, यहाँ किस प्रकार का जीव जंतु वनस्पतियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, उन सब का मानव के लिए महत्व क्या है, आर्थिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक महत्व हिमालय का क्या है। भारत में हिमालय एक सांस्कृतिक अंग भी है, तो सांस्कृतिक महत्व क्या है। जब ये तमाम प्रकार की आप बात कर रहे हैं हिमालय के संदर्भ में, तो यह प्रादेशिक पारिस्थितिक प्रतिमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा मित्रों? प्रादेशिक पारिस्थितिक प्रतिमान कहलाएगा। कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो इस प्रकार से पूरे खंडों का अध्ययन करेंगे। आपने सपोज उदाहरण के लिए अब नई नई चीजें उठा लेते हैं। सपोज आप लक्षद्वीप उठा लिए, अब लक्षद्वीप उठा लिए और उसके बारे में कुछ इसी तरह से सारी बातें पढ़ रहे हो। आपने पूर्वांचल पहाड़ियां उठा लिया, आपने पश्चिमी घाट उठा लिया और उसके बारे में सब कुछ इसी तरह से पढ़े जा रहे हो। और पढ़ना ही है, पढ़ने का तरीका ही यही होता है। देखो अब आपको एक और बात बताऊं, आज से पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, कई बार कई शिक्षक ऐसे होते हैं जिन्होंने अगर पर्वत पढ़ाया ना, तो भारत के सारे पर्वत, ये पर्वत है, 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 और ले आकर यहां तक दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक के सारे पर्वतों को पढ़ा दिया। मित्रों, जब मैंने कह दिया कि भारत के भूगोल को क्रमबद्ध रूप से पढ़ा ही नहीं जाता, तो क्यों ऐसा पढ़ते हो भाई? ब्लंडर क्रिएट कर दिया। पर पढ़ाने वाले को ही नहीं पता तो क्या करेगा वो? पढ़ाने वाले को ही नहीं पता दोस्तों किस प्रतिमान से पढ़ाना है। अगर पर्वत पढ़कर पूरे पर्वत को समाप्त किया, इसका मतलब है कि एक चर आपने पर्वत लिया और केवल पर्वत पढ़ा। और भारत के भूगोल को ऐसा नहीं पढ़ा जाना चाहिए। कई बार देखोगे ऐसे ही एक आदमी उठाएगा नदी और पूरे भारत की नदियां पढ़ा डालेगा, बच्चे खुश कि सर आपने पूरी नदियां कंप्लीट करवा दी। अरे पागल बच्चों, और टीचर को तो मैं गधा भी कह सकता हूं, गधे टीचर, तुझे ऐसा नहीं कराना चाहिए था। बच्चों के लिए अपराध कर दिया, बच्चों के लिए पाप कर दिया तूने। तुझे तो एक रीजन उठाना है, एक प्रदेश उठाना है। जस्ट सपोज भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांट दो। उत्तर का हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल जलोढ़ मैदान का क्षेत्र, तो प्रायद्वीपीय भारत, तो तटीय मैदान और द्वीप समूह बांट दिया। और बांट कर अब एक एक को उठाओ। सपोज आपने उठा लिया तटीय मैदान। अब तटीय मैदान के बारे में सारे अप्रोच पढ़ना है। तटीय मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विस्तार कैसा है, इसकी जलवायु कैसी है, इसकी मिट्टी कैसी है, इसकी वनस्पति
वनस्पतियां कैसा है, इसका आर्थिक महत्व कैसा है, यहाँ के लोगों का जनजीवन और आदिवासी इकाइयां कैसी हैं, यहाँ की सांस्कृतिक जीवन की विशेषताएं क्या हैं, इस प्रकार से पढ़ना है दोस्तों। और जब आप इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपकी लेखनी भी अनवरत धारा प्रवाह रूप से चलेगी और आप शानदार मार्क्स लाओगे। यह तरीका आपको अपनाना है। समझ में तो आ गई मेरी पूरी बात की नहीं? कभी भी इस तरीके से पढ़ाई न करनी है, न किसी को करने देना है। क्लियर हो गई मेरी बात की नहीं? तो यह था मित्रों भूगोल का एक परिचय। किसका परिचय था? भूगोल का एक परिचय। अब भूगोल का जो प्रथम खंड है वह कौन सा खंड है? भू आकृति विज्ञान। कौन सा खंड है मित्रों? भू आकृति विज्ञान। तो इसी के साथ अब सभी के सभी लोग हेडिंग डालेंगे, लिखें भू आकृति विज्ञान। हिमालय के उदाहरण में तो लिख लिया ना, हिमालय के उदाहरण में जैसे हिमालय में अमुख 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 बातें पढ़ते हैं, यही उदाहरण लिख लें। हिमालय की उत्पत्ति, विस्तार, विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, जलवायविक विशेषताएं, सामरिक विशेषताएं, पारिस्थितिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं, धार्मिक विशेषता भी है हिमालय की, है या नहीं है? जल्दी से बताओ। कितने सारे हिल स्टेशंस के साथ साथ तीर्थ स्थल अवस्थित हैं। अमरनाथ है, तो मित्रों हेमकुंड साहिब भी है हिमालय में, तो हजरत बल की दरगाह भी है हिमालय में, तो हिमालय क्षेत्र में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ स्वामी भी है, तो हिमालय क्षेत्र में तवांग जैसा पवित्र स्थल भी अवस्थित है, धार्मिक महत्व भी है। तो ये तमाम बातें हुई मित्रों, ये पारिस्थितिक और प्रादेशिक अध्ययन का तरीका हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं, सभी के सभी लोग हेडिंग डालेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, ये पहला पाठ्यक्रम का आपका अंग। भू आकृति विज्ञान पहला अंग। सबसे पहले आप सभी जिस सुपर अलमाइटी को आप मानते हो उसी सुपर अलमाइटी को प्रणाम करिए। ध्यान रखें, मैं ना तो ईश्वरवादी हूं पर ना ही अनिश्वरवादी हूं, ना तो आस्तिक हूं ना ही नास्तिक हूं। बस ये जरूर मानता हूं कि सुपर अलमाइटी एक प्रकार की ऊर्जा है और उस ऊर्जा को अपने अंदर अगर संचारित करना है तो पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझें और आंखें बंद करें और उस सुपर अलमाइटी को प्रणाम करते हुए अपने विषय वस्तु के प्रथम खंड को आरंभ करें। प्रथम खंड को, और ये प्रथम खंड भू आकृति विज्ञान से चीजों की शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? आखिर भू आकृति विज्ञान क्या है, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। जियो, मॉर्फो, लॉगस। जियो मतलब पृथ्वी, जियो मतलब क्या होता है? पृथ्वी। मॉर्फोस का मतलब होता है रूप, और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, विवेचना। विवेचना होता है, अध्ययन है, इसका मतलब क्या है? विवेचना है। तीन शब्द है, विवेचना है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो रूप पाया जाता है, पृथ्वी का जो रूप आपको दिखाई देता है, उस रूप का, उस स्वरूप का, उस आकृति का आपको अध्ययन करना है। किसके अंतर्गत? भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत। समझ में आई मेरी बात की नहीं? जैसे इसके रूप में, अगर इसके रूप की बात करें, इसके रूप में अगर आप देखेंगे तो किसी स्थान की लंबाई आपको दिख रही है, किसी एक स्थान की चौड़ाई आपको दिख रही है, किसी स्थान की ऊंचाई आपको दिख रही है,
ऊंचाई आपको दिख रही है, किसी स्थान का ढाल आपको दिखाई दे रहा है, तो इन सब चीजों का अध्ययन, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ढाल आदि के संदर्भ में अगर हम स्थल रूपों को सेपरेट करना शुरू करें, अगर हम स्थल रूपों को क्या करना शुरू करें, स्थल रूपों की बात करें, स्थल रूपों को सेपरेट करना शुरू करें, तो हमें भूपटल पर कौन कौन से स्थल रूप मिलेंगे? या कि सागर एवं महासागर मिलेंगे, सागर एवं महासागर मिलेंगे। सागर और महासागर के साथ हमें क्या मिलेगा दूसरे रूप में? महाद्वीप मिलेंगे। तो महाद्वीपों में ही हमें पर्वत मिलेंगे, पहाड़ियां मिलेंगी, पठार मिलेंगे, मैदान मिलेंगे, घाटियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी मित्रों? घाटियां मिलेंगी। ये सब कुछ उपस्थित होंगे और इन सब की समग्रता को ही स्थलाकृतियां कहा जाता है। इन सब की समग्रता को ही क्या कहा जाता है? स्थलाकृतियां कहा जाता है। तो भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत भूपटल में उपस्थित तमाम प्रकार की स्थलाकृतियों की विवेचना की जाती है। तो स्थलाकृतियों की विवेचना किस रूप में करेंगे? उनके उत्पत्ति के संदर्भ में करेंगे, उनके विकास के संदर्भ में करेंगे और उनकी उपयोगिता के संदर्भ में करेंगे। उत्पत्ति, विकास एवं उपयोगिता के संदर्भ में करेंगे। समझ में आई मेरी बात की नहीं? तो लिखो सभी के सभी, लिखें भू आकृति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल से संबंधित। अरुण कुमार दिवाकर, मोस्ट वेलकम मेरे दोस्त। तो भौतिक भूगोल से संबंधित वैसा विज्ञान है, वैसा विज्ञान है जिसमें भूपटल में व्याप्त, भूपटल मतलब भूपृष्ठ, पृथ्वी की सतह, भूपटल में व्याप्त विभिन्न स्थल रूपों, विभिन्न स्थल रूपों का क्रमबद्ध विश्लेषण एवं विवेचना, विश्लेषण एवं विवेचना आदि की जाती है। विवेचना आदि की जाती है, आदि की जाती है। विवेचना की जाएगी, विश्लेषण किया जाएगा। किसका? स्थल रूपों का अध्ययन किया जाएगा, स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाएगा। स्थल रूपों को ही क्या कह दिया हमने? स्थलाकृतियां कह दिया, स्थलाकृतियां कह दिया। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? अब इन स्थलाकृतियों का मैंने नाम क्यों नहीं लिखाया? राजेश सर आपने अधर्म कैसे कर दिया? तो अधर्म नहीं था, आगे का तरीका था। कौन सा तरीका है? तो लिखो, पैरा चेंज करते हुए लिखो। अभी आपको केवल मैंने आपको केवल परिभाषा लिखाई, तो आगे की बात करता हूं। तो लिखें कि एक विद्वान है, बहुत महत्वपूर्ण है, इनका नाम एक बार लिखें और याद करें। सैलिसबरी महोदय ने, क्या नाम लिखेंगे इनका? सैलिसबरी महोदय ने भूपृष्ठ पर व्याप्त, रिंकू अभी बोल लें दे, फिर थोड़े दिनों बाद फास्ट बोलेंगे। तो भूपृष्ठ पर व्याप्त स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। 3 श्रेणी या कोटि कह सकते हैं। श्रेणी का मतलब 3 ऑर्डर्स, 3 श्रेणियों में विभाजित किया है, 3 ऑर्डर्स में विभाजित किया।
कौन सी वो 3 श्रेणियां हैं? तो लिखें नंबर वन, प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां या उच्चावच की स्थलाकृतियां, इसी को उच्चावच भी लिख सकते हैं। उच्चावच का मतलब होता है ऊंचाई, गहराई, ढाल, चौड़ाई, लंबाई की विवेचना। ऊंचाई, गहराई, ढाल, समझ रहे हैं मेरी बात की नहीं, चौड़ाई आदि की विवेचना जब करेंगे तो उच्चावच हो जाएगा। तो प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, है ना, स्थलाकृतियां। तो इन्हें क्या क्या होती है प्रथम श्रेणी की स्थलाकृतियां? तो लिखेंगे इसमें से महाद्वीप एवं महासागर, महाद्वीप एवं महासागर, महासागर। अब दूसरे नंबर पर लिखे सभी, सेकंड, द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां, द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां। इसमें क्या लिखेंगे? पर्वत, पहाड़ियां, पठार, मैदान, घाटियां आदि, घाटियां आदि। द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां, इनको सेकेंड ऑर्डर में रखा इन्होंने, सेकेंड ऑर्डर में। फिर तीसरा लिखें, तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां। उच्चावच भी लिखा है, वही है, तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां। लिख दिया हेडिंग। अब लिखने से पहले मेरी बात सुन लो, समझ लो। जो स्थलाकृतियां होती हैं, इनके निर्माण के भी कुछ तो कारक होंगे। अगर मैं हूं पृथ्वी पर तो मेरे पैदा होने के कारण मेरे माता पिता हैं। आप हैं तो आपके पैदा होने के कारण आपके माता पिता हैं। तो ये बने हैं तो इनके बनने के कारण इनके माता पिता तो होंगे। आखिर तुम्हारा माता पिता कौन है भाई? तो मित्रों ध्यान से सुनना, इनके माता पिता जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की स्थलाकृतियां हैं, इनके माता पिता पृथ्वी के अंदर से काम करने वाली शक्तियां हैं। अब ये अंदर से काम करने वाली शक्तियां कौन सी हैं? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा। पृथ्वी के अंदर से कार्य करने वाली शक्तियां हैं। इसका मतलब है अंतर्जात बल या अंतर्जात शक्तियां, अंतर्जात बल या शक्तियां। अभी हमने नहीं पढ़ाया पर आगे पढ़ाऊंगा। पृथ्वी के अंदर से शक्तियां कुछ कार्य कर रहे हैं। जैसे भूकंप अंदर से उत्पन्न हो रहा है, ज्वालामुखी अंदर से उत्पन्न हो रहा है, प्लेटों का संचलन अंदर की शक्ति की वजह से हो रहा है। अब ये कैसे अंदर है मैं समझाऊंगा, कोई और नहीं, राजेश मिश्र सर अक्षर समझाएंगे आपको, अक्षर समझाओगे। विवेचना का मतलब है क्रमवार किसी बात को बताना, शक्ति। आपके प्रश्न का जवाब, तो अंतर्जात बल है, अंतर्जात शक्तियां हैं, अंतर्जात शक्तियों के प्रभाव से इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियां होती हैं, इनके कारण बाहर हैं, इनके कारण अंदर नहीं है। पृथ्वी के अंदर इनके माता पिता नहीं छुपे हैं, इनके माता पिता बाहर हैं। इनके माता पिता चूंकि बाहर हैं तो बहिर्जात बल इनके कारक होंगे। कौन होंगे? बहिर्जात बल इनके कारक होंगे। और बहिर्जात बल में विभिन्न प्रकार की अपक्षय एवं अपर्दनकारी शक्तियां होंगी। जैसे बहिर्जात बलों में नदियां हैं, नदियां क्या क्या निर्मित कर सकती हैं? पवन है, पवन क्या क्या निर्मित कर सकते हैं? हिमानियां हैं, हिमानियां क्या क्या निर्मित कर सकती हैं? सागरीय तरंगे हैं,
तरंगें क्या क्या निर्मित कर सकती हैं। तो ये तमाम जो शक्तियां हैं ये भूपटल पर बाहर कार्य करती हैं, और बाहर कार्य करती हुई या कि अपर्दन करके स्थलाकृति बनाएंगी, या कि निक्षेपण करके मतलब पदार्थों को जमा करके स्थलाकृतियां बनाएंगी। तो इन सब के द्वारा किस प्रक्रिया से, या कि अपर्दन से और या कि निक्षेपण से निर्मित होंगे जो स्थल रूप, निर्मित स्थल रूप जो होंगे, स्थल रूप जो होंगे उसे तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों में हम लिखेंगे, तृतीय श्रेणी की स्थलाकृतियों में लिखेंगे। ठीक है, आगे ध्यान से सुनना, आगे ध्यान से सुनना कि लिखना क्या है आपको। आपने अभी हेडिंग दिया तृतीय श्रेणी की उच्चावच, तो लिखो डैश देकर, पीछे से शुरू करना है। लिखो प्रथम और द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों के उत्पत्ति, ये के नहीं, की उत्पत्ति इंडोजेनेटिक फोर्सेस, अंतर्जात बलों, इंडोजेनेटिक फोर्सेस अंतर्जात बलों से होती है, अंतर्जात बलों से होती, जबकि तृतीय श्रेणी के उच्चावच या स्थलाकृति, कोई भी शब्द, उच्चावच बहिर्जात मतलब एक्सोजेनेटिक, बहिर्जात शक्तियों जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण, अपक्षय मत लिखो, अपर्दन एवं निक्षेपण लिखो, ज्यादा अच्छा होगा। जैसे अपर्दन एवं निक्षेपण से निर्मित होती अपक्षय एवं अपर्दन से निर्मित होती हैं। अब अपक्षय एवं अपर्दन कौन करते हैं, लिखें पूर्ण विराम लगाकर, नदियां, पवन, हिमानियां, सागरीय तरंगे एवं भूमिगत जल भूपृष्ठ में विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों को, नदी को देखोगे तो घाटी बना देगी, तो किनारे पर अवसादों के जमाव से तटबंध बना देगी, तो विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों को निर्मित करते, विभिन्न प्रकार के दृश्य भूमियों को निर्मित कर देंगे। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा, जैसे नदियां वी आकार की घाटी बनाती हैं, एक ऐसी घाटी बन गई, सपोज मित्रों पढ़ा होगा आपने कि नदियां अपर्दन करती हुई वी आकार की घाटी बनाती, तो एक ये घाटी बन गई। तो नदियां अपर्दन और निक्षेपण करती हुई जलमार्ग को विसर्पित करती हैं और दोनों किनारों पर तटबंधों का निर्माण करती हैं। सपोज ये नदी की धारा का प्रवाह है और नदी की धारा के प्रवाह के दोनों किनारों पर आपने देखा होगा उठा किनारा जो होता है, तो इसे हम तटबंध कहते हैं, तो जो ये सब स्थलाकृतियां बनती हैं ना, इन सब की चर्चा करनी है, हमें ढेर सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। प्रश्न भी आया है, एग बास्केट टोपोग्राफी, सीधा पूछा है, एग बास्केट टोपोग्राफी, अंडे के आकार की स्थलाकृति, अंडे के टोकरी की स्थलाकृति, और आपको लिखना है उसमें से 150 शब्द लिखना है, मार्क्स आएगा आपका। एक प्रश्न पूछा है, कोरल कोस्ट एंड बार कोस्ट मतलब तटीय स्थलाकृति से प्रश्न पूछ लिया, तो सीधा प्रश्न पूछता है मित्रों,
यूपीएससी यहां से सीधा आपसे प्रश्न पूछता है और इन प्रश्नों के जवाब आपको मुझसे बात करने के लिए करनी होगी। रुद्र ने कहा है सर पानी तो पी लीजिए। सच कहते हैं मित्र, भूल ही गया, गर्म करवा के रखवाया था और भूल गया, अब तो ठंडा भी हो गया। रहने दे लक्ष्मण, कोई जरूरत नहीं है भाई। तो इस तरह से ये तमाम स्थलाकृतियों का अध्ययन करना है, तमाम स्थलाकृतियों का हमें अध्ययन करना है एक एक करके। तो आपने क्या पढ़ा, भू आकृति विज्ञान को परिभाषित किया और भू आकृति विज्ञान को परिभाषित करते हुए बताया आपने कि इसमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का अध्ययन किया जाता है। अब अध्ययन तो करोगे, लेकिन किस किस, अब इसमें भी बात करना है अध्ययन के रूप क्या होंगे, अब इसमें अध्ययन के तरीके क्या होंगे, अब इसमें अध्ययन का क्षेत्र क्या होगा, स्कोप क्या होगा। तो लिखें, पैरा चेंज करते हुए लिखें भूगोल, पैरा चेंज करते हुए लिखना भूगोल या भू आकृति विज्ञान, भूगोल या भू आकृति विज्ञान विज्ञान का अध्ययन दो संदर्भों में किया जाता है, दो संदर्भों में किया जाता है। दो संदर्भों में किया जाता है। अब कौन से दो संदर्भ हैं? नंबर 1 कालखंड के संदर्भ में, तो नंबर 2 अवस्थिति के संदर्भ में, कालखंड के संदर्भ में, अवस्थिति के संदर्भ में। अब इसे समझो, देखो मान लो आज आप जानते हैं कि आज हिमालय आपके सामने यहां पर एकदम सिर उठाए हुए खड़ा है और हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, जिसमें से एक है ग्रेटर हिमालय, एक है मिडिल हिमालय और एक है शिवालिक, जिसे हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। 3 श्रेणियां हैं। जैसे मैं हिमालय की बात करूंगा तो आप सबसे पहले पूछोगे सर हिमालय कहां है, पूछोगे या नहीं पूछोगे कहां है? तो जैसे कहां का जवाब दिया तो ये आ गया अवस्थिति, कि कहां पर है, तो ये क्या जवाब हो गया? अवस्थिति। तो आप पूछोगे सर हिमालय कब बना, हिमालय कब बना, तो ये हो गया कालखंड या समय हो गया। पूछोगे कि नहीं, तो मैं बोलूंगा हिमालय टर्शियरी कालखंड में बना। तो फिर आप आगे भी पूछोगे किस प्रक्रिया से बना, तो फिर बात आ जाती है मित्रों प्रक्रिया। तो कालखंड के संदर्भ में, अवस्थिति के संदर्भ में, तो तीसरा बिंदु और भी लिख सकते हैं, एक कालखंड के संदर्भ में, अवस्थिति के संदर्भ में एवं प्रक्रिया के संदर्भ में, प्रक्रिया के संदर्भ में 3 चीजों की बात करेंगे। कालखंड की बात करेंगे, अवस्थिति की बात करेंगे, तो प्रक्रिया की बात करेंगे। आप लिखेंगे कैसे बना, कैसे बना। अब कैसे बना में क्या समझाएंगे आप? प्रक्रिया समझाएंगे दोस्तों। ये सब लिखते जाइएगा आप साइड में। क्या समझाइएगा? प्रक्रिया समझाइएगा। कोई भी आप उठा लीजिए, कुछ भी घटना उठा लीजिए, कोई तटीय मैदान उठा लेंगे। सपोज मैंने आपसे कहा कि कोंकण तट है, तो आप पूछोगे सर कहां पर है, तो मैं बोलूंगा मुंबई तो जानते हो, महाराष्ट्र तो जानते हो, तो महाराष्ट्र का तट। सर ये कोंकण तट कब से है? जब से प्रायद्वीप है। सर ये कैसे बना है? तो सागरीय तरंगों के निक्षेप से बना है। पूछोगे या नहीं पूछोगे? यही जवाब मुझे देने होंगे, यही तमाम जवाब देने होंगे। तो कहां की बात होगी तो अवस्थिति, कब की बात होगी तो समय, और कैसे बना तो प्रक्रिया की बात होगी। समझ में आ गई मेरी बात की नहीं? तो पूरे भू आकृति विज्ञान में किसी भी भौगोलिक परिघटना को इन 3 ही संदर्भों में पढ़ा जाता है। कालखंड, अवस्थिति एवं प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़ा जाता है। और मित्रों अब हमें इस कालखंड का ही अध्ययन अगली कक्षा में करना है।
शुरू हमें कहां से करना, एकदम सीधे पाठ्यक्रम में आप आ गए भूआकृति विज्ञान में। शुरुआत हमें कहां करनी है, कहां से करनी है, कालखंड से करनी है। और ये कालखंड जो सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट तो नहीं है, लेकिन बच्चों को याद करने में बड़ा कठिन लगता है, टीचर्स को पढ़ाना समझाना भी कठिन लगता है। लेकिन नहीं, आप मुस्कुराते हुए हौले हौले से पढ़ेंगे और खूब मजा आएगा मित्रों, खूब मजा आएगा। ठीक है ना। कुछ बच्चों ने पूछा स्थिति और अवस्थिति में क्या अंतर है। ये तो अब आज नहीं, अब अगली कक्षा में ही आप पढ़ोगे, अगली कक्षा में। तो इस तरह से कालखंड पढ़ेंगे कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरह से आज से 4.5 अरब वर्ष पहले हुई थी। तो तब से लेकर आज तक, जो जीएस में पढ़ा उससे कहीं बहुत अलग, तब से लेकर आज तक के कालखंड में किस प्रकार से तमाम घटनाएं घटित हुई, उन कालखंडों के निर्धारण के आधार क्या हैं। तो पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज द यूनिफॉर्मेटिज्म लॉ, एक रूपतावाद का नियम क्या होता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फनल सक्सेशन एंड सुपर इम्पोजिशन, और इसके आधार पर चट्टानों की आयु कैसे निर्धारित की जाती है। आखिर पृथ्वी कितने साल पुरानी है, इसका ज्ञान हमें कैसे हुआ। इन तमाम बातों का, ये सब जीएस में नहीं पढ़े हो आप, यहां तो आप परफेक्ट बनकर निकलना है ना आपको, कि पृथ्वी की आयु कैसे निकाली गई। ये सब बातें आपको अगली कक्षा में सिखाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन आज समय हो रहा, तो समय की समाप्ति से पूर्व आपको बताऊं, देखो कैसे कोई करंट्स की घटना को आप रिलेट करोगे अपने टॉपिक से। आपने न्यूज़पेपर उठाया और मुझे न्यूज़पेपर उठाते ही 2-3 खबरें लगी जो कि मुझे समझानी है, कैसे रिलेट करना भी तरीका सिखाते, फिर घटना को जुड़वाएंगे भी आपसे। हाँ, जुड़वाएंगे भी। जैसे आपने पहली ही खबर पढ़ी इस अखबार में, खबर पढ़ी दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में, अब 1 जनवरी तक तैयार हो जाएगा राम मंदिर, आपके काम का नहीं। लेकिन दूसरा, कैसे चीजें निकालनी हैं। इस समय पर समेध शिखर झारखंड राज्य में, आप सभी के सभी जानते हैं, पारसनाथ पहाड़ी पर अवस्थित है। इस पर गहरी तीखी बहस चल रही है। अब इस तीखी बहस में आपके काम का क्या है। आपसे जीएस में बाकी चीजें नहीं पूछेंगे, कैसे निकालना है। जैसे आपने पढ़ा ध्यान से कि पारसनाथ शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में जैन समाज ने व्यापक आंदोलन तथा इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के आदेश को वापस लेने की लगातार मांग की है। अब ये जो इको सेंसिटिव जोन है, ये आपके सिलेबस में 2 स्थानों पर आपको पढ़ना है। एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में पढ़ना है, तो एक कंटेम्परेरी ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण ये इको सेंसिटिव जोन हो गया। अब देखो, जब आप आप पर्यावरण भूगोल पढ़ते हैं और जैव विविधता का संरक्षण पढ़ते हैं, तो संरक्षण में एक तो वन संरक्षण पढ़ते हैं, तो दूसरे तरफ मित्रों वन्य जीव संरक्षण पढ़ते हैं। वन एवं वन्य जीव संरक्षण के संदर्भ में भारत सरकार की जो पर्यावरण अधिनियम है, एनवायरमेंट एक्ट है 1986 के तहत इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने की बात थी। तो आपके लिए ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण हो गया कि व्हाट इज इको सेंसिटिव जोन। किन दशाओं पर किसी क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। इको सेंसिटिव की विशेषताएं क्या होती हैं। आखिर उम्मेद शिखर को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने से कौन कौन सी समस्याएं आएंगी, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है। टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए। इस तरह से आपको करंट्स की न्यूज अपने काम की उठानी है, आपको काम की उठानी है। आप इसे उठाएं और इसके बारे में सारी की सारी बातें आपको लिखना है। इसमें लिखा भी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो आया हुआ है 1986 के तहत, यह निगरानी समिति इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना के प्रावधानों को सख्ती से अनुपालन करने को लेकर गठित की गई समिति इत्यादि की बात की गई। तो ये आपको सारी की सारी बातें आपके लिए महत्वपूर्ण हो गई। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम लोग EPA बोलते हैं, 1986 कहते हैं, इसे भी आपको जानना है। तो पर्यावरण नीति भी जाननी है जो 2006 की। जैसे पर्यावरण अधिनियम के संदर्भ में कोई बात आ गई
तो भारतीय पर्यावरण नीति जो है 2006 में आई है, एनवायरमेंटल पॉलिसी है, उसको भी आपको जानना और ये महत्वपूर्ण हो गया। और इसको जोड़कर अपने विषय से बढ़िया से आपको लिखना है उदाहरण के साथ। एक तो आपके लिए ये हो गया। अब दूसरा, आपका जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है, कैसे कैसे आपको खबरों से जोड़ना है। सेटलमेंट ज्योग्राफी में नगरवाद है या नगरीकरण है या नगरीयकरण है। तो नगरीयकरण, हाइपर अर्बनाइजेशन आपके सिलेबस का पार्ट आगे में पढ़ाऊंगा कि समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो उसमें से एक बहुत बड़ी समस्या जल संरक्षण की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें, ध्यान से खबर आई है इसमें, कि वाटर विजन 2047 बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। और ये सब खबरों को आपको साइड में लिखते जाना है कि वाटर विजन 2047 के संदर्भ में इन्होंने दिया है कि शहरीकरण के मद्देनजर जल संरक्षण पर गंभीरता से सोचें। ये आपकी हेडिंग है। तो यहां पर नगरीयकरण के संदर्भ में जो विभिन्न समस्या है वह वाटर से रिलेटेड क्या है, और यहां जल संरक्षण के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। और मैं सब बताऊंगा किस प्रकार से गार्डन सिटी का निर्माण किया जाए, किस तरह से स्पंज सिटी का निर्माण किया जाए। समझ रहे हैं, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। लेकिन करेंट्स की खबर में मैं आपको वाटर विजन 2047 के तहत इसे भी जोड़कर पढ़ना है। 2 जगह के लिए हमने दे दिया, सेटलमेंट्स के लिए। तीसरी खबर देखो कैसे जुड़कर आती है। एक खबर है यहां पर बेसिकली आज के आर्टिकल्स के रूप में होगी कि बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है विश्व में, जैसे कोविड, जलवायु परिवर्तन और रूस यूक्रेन युद्ध से प्रभावित खाद्य कीमतों पर गरीबी निवारण की रफ्तार धीमी जरूर है, लेकिन वह अवरुद्ध नहीं हुई है। निकोलस क्रिस्टोफ का यह आकलन आया है, जो रिपोर्ट आई है। तो इसमें आपको 2 बातें आपको यहां से मिलती हैं। एक तो मिलता है कि क्लाइमेट चेंज, समझना, जो क्लाइमेट चेंज है, तो क्लाइमेट चेंज का जो खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, इस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। 3 बातें आज के अखबार से आपको मिल गई, अखबार से मिल गई। तो आपको यह रिलेशन देखना है कि क्लाइमेट चेंज किस प्रकार से फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। फूड सिक्योरिटी भारत की में स्थिति आज की डेट में क्या है, आपको एक ये टॉपिक मिल गया। तो इस तरह से आपको डेली टू डेली टॉपिक निकाल के, और बाकी अखबार आज का आपके बिना काम का है, रद्दी का कूड़ा है, कोई मतलब का नहीं। तो इस तरह से आप खबरों को भी डेली जोड़कर आप देखते जाएंगे। मित्रों, आज जितना अधिक से अधिक संभव था वो तमाम बातें मैंने आपको पढ़ा दी, विषय में पूरी तरह से प्रवेश करा दिया। अगली कक्षा में सीधे हम लोग पहुंचेंगे कि पृथ्वी के आयु के निर्धारण के आधार क्या थे, जिसमें से रेडियो डेटिंग मेथड, तो कॉस्मोलॉजिकल मेथड, तो फनल सक्सेशन मेथड, तो यहां पर रॉक सुपर इंपोजिशन मेथड, तथा इसके साथ साथ एक रूपतावाद का नियम, व्हाट इज द लॉ ऑफ यूनिफॉर्मेटिज्म आदि की चर्चा करते हुए, शानदार एक नियम शानदार है जो आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए होंगे। इन सब पर चर्चा करते हुए हम अपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर प्रवेश करेंगे। लेकिन मित्रों, आपकी कक्षा सैटरडे और संडे नहीं होनी है, बात मेरी संस्था से हुई है। वीक में 5 डेज ही होनी है, मंडे टू फ्राइडे। एक दिन का हालांकि नुकसान हुआ है कुछ वजह से, पर कोई बात नहीं है। हम लोग मंडे से अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब अगर आपको मेरे साथ उपस्थित होना है तो आपको एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ही उपस्थित होना होगा। तो सभी एडमिशन प्रोसीजर को फॉलो करें दोस्तों। एकदम नई दिशा और दशा पर ले जाकर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। आज की इस कक्षा में इन्हीं बिंदुओं के साथ क्लास को समाप्ति देता हूं। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं मंडे अपने एकदम एग्जैक्ट नियत समय पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।